देखो, द चैप्टर कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन जो हमारा खत्म हुआ है, इट्स टाइम टू रिकॉल ऑल दी मस्ट सॉल्व क्वेश्चंस विद द समरी ऑफ दिस. प्लीज कम हियर विद द समरी नोट्स एज वेल एज आपको मैं इस चैप्टर की पावरफुल समरी नोट्स और साथ ही साथ इसका पूरी तरह से रिवीजन आज कंप्लीट होगा सो दैट यू कैन इजीली स्कोर 5 आउट ऑफ 5 इन दिस चैप्टर. यानी इस चैप्टर में कुछ भी हो जाए आपको 5 मार्क तो मिलना ही. यू जस्ट हैव टू वॉच दिस. इतना देखेंगे पूरा खत्म होगा. ओके, दिस इज लाइक वन ऑफ द इजीएस्ट स्मॉलेस्ट चैप्टर, बट हमारा पूरा ग्रिप होना चाहिए. एग्जामिनेशन में जाने के पहले ढूंढने का ये चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, 5 तो पहले आना ही चाहिए. जस्ट गो एंड सिक्योर 5 मार्क्स. इट इज वेरी इजी. ओके गाइस, लेट्स डू इट. चालू करें. चलो, आज इस चैप्टर का अंतिम दिन है. वी आर गोइंग टू हैव फैंटास्टिक रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर. इसका नाम है डिविडेंड डिसीजन. ओके, पूरी तरह से इसको अच्छे से, इसके मस्ट सॉल्व के कुछ 12-13 क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे. बट फर्स्ट विल डू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. ओके, इज इट ओके एवरीवन? और जो जो मैं लिखाऊंगा आप अच्छे से लिख लेना. ओके, फुल ऑन इसके ऊपर आपका प्रिपरेशन होना चाहिए. आई एम श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस यू विल बी फुली कॉन्फिडेंट ऑफ दिस चैप्टर. बाद में रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. चलो ठीक है, लेट्स डू इट गाइस, कम ऑन. तो सबसे पहले पॉइंट है आपके सामने, एवरीबॉडी, पॉइंट नंबर 1. इस चैप्टर के अंदर थ्योरीज कितनी है? बोलो कौन सी? उसमें से कुछ रिलेवेंस है, कुछ इररिलेवेंस है. इफ यू रिमेंबर, इररिलेवेंस एंड लास्ट में कौन सा है? अदर थ्योरीज है. इस चैप्टर का नाम है डिविडेंड डिसीजन. बेटा थोड़ा सा संभालो. रिलेवेंस के अंदर 2 क्वेश्चन है, 2 पॉइंट है. बताओ कौन सी थ्योरीज रिलेवेंस है. ये चैप्टर कहता है कि देयर आर 2 थ्योरीज. एक का नाम है गॉर्डन और एक का नाम है वॉल्टर. ये वो थ्योरी जो रिलेवेंस है, जो कहती है कि डिविडेंड देने से कंपनी का मार्केट वैल्यू चेंज हो सकता है. इररिलेवेंस में हमारे पास एक है जिसका नाम है एमएम अप्रोच, और आदर में हमारे पास में 2 बच्चे होंगे जिसका नाम है, एक है गरम दूध, गरम डॉड, और एक है लिटनस अप्रोच जिसको हम लोग लाइटर कहते हैं. लाइटर जला के गरम कर दो. तो दोस्तों ये ग्राम डॉड है, ये लिटनस अप्रोच है. इसमें एक ही थ्योरी है जो कहती है, इसमें सबसे मालूम चलता है कि कंपनी की आज की प्राइस कितनी होना चाहिए. यू गेट टू नो अबाउट, इन सबसे आपको एक चीज मालूम होती है कि कंपनी का प्रेजेंट यानी कि करंट मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए. इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि कंपनी का थियोरेटिकल मार्केट प्राइस, या तो इसको कहते हैं P0. यानी गाइस डोंट टॉक, उसको रोको बेटा, चिंटी को. ये देखो, ये चारों में एक बात है. इन चारों से एक चीज समझ में आती है कि कंपनी का आज का प्राइस कितना होना चाहिए. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट. इसको समझता है P0 कैसे होना चाहिए. इससे आपको समझता है कि कंपनी का आने वाले समय का D1 कैसे होना चाहिए. यानी कि इन चारों थ्योरी समझता है कि आप अगर कंपनी का आज शेयर लेना चाहोगे तो कितने मिलेंगे. इसलिए बोलते हैं इसको करंट मार्केट प्राइस या थियोरेटिकल मार्केट प्राइस या P0 कितना निकल, ये निकालने के तरीके हैं. पर लिटनस अप्रोच में आपका समझ में आता है कि आपका अगले साल का डिविडेंड कितना होना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. ये आप, मैं लिख रहा हूं, आप भी साथ में लिख रहे हो. इसकी समरी भी बनते चल रही है और पूरी तरह से चैप्टर में आगे जाएंगे. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट गाइस, कम ऑन. मैं रुकेगा नहीं है, मेरा साथ में अपन साइमल्टेनियसली कर रहे हैं. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू. ओके, हो गया नहीं? ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. अब चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मूला फॉर किसके लिए. गॉर्डन. गॉर्डन ही एक हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है विच टॉक्स अबाउट ग्रोथ. वो बिलीव करता है कि जिंदगी में ग्रोथ नाम की चीजें होती है. ओके, गॉर्डन के 2 फॉर्मूले हमारे पास है. बोलेंगे कौन से? एक कहता है कि कंपनी में अगर ग्रोथ होंगी तो क्या, और कंपनी में कहते ग्रोथ नहीं होंगी तो क्या. ओके, क्या आप मुझे इनके फॉर्मूले बता सकते हो? नो ग्रोथ का फॉर्मूला, यानी कि अगर आज कंपनी का थियोरेटिकल मार्केट प्राइस आप डिसाइड करना चाहते हो तो आने वाले समय के जितने भी डिविडेंड्स होंगे वो डिविडेंड का हमें क्या करना पड़ेगा, उन D1 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा.
ये D1 अपॉन के इज नथिंग बट ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से जो आपने सीए फाउंडेशन ए अपॉन आर, इसका अर्थ होता है कि एसी ऑन कर दे भैया। ये D1 अपॉन के का अर्थ होता है कंपनी का जो एन्युटी है, यानी कि फ्यूचर में आने वाले सालों तक जितने 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 आपको डिविडेंड मिलेंगे उन सबका प्रेजेंट वैल्यू ही कंपनी का आज का प्रेजेंट वैल्यू होता है। यानी कि D1, D2, D3, D4 इन सब का ही प्रेजेंट वैल्यू जब निकालते हैं वही बन जाता है कंपनी का थियोरेटिकल मार्केट प्राइस। इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालते कैसे है? D1 अपॉन के के से। इट इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अपकमिंग डिविडेंड्स। अब मुझे बताओ जब ग्रोथ होती है तो क्या होता है, इसका बताओगे कुछ फॉर्मूला बोलेंगे? थियोरेटिकल मार्केट प्राइस इक्वल D1 अपॉन के माइनस जी। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब बताओ ये माइनस जी का क्या, तो संख्या कम होती है तो माइनस जी क्यों किया? ग्रोथ, जिस कंपनी के अंदर ग्रोथ होती है तो उसकी तो प्राइस ज्यादा होना चाहिए, फिर आपने माइनस क्यों किया है? तो माइनस किया डिनोमिनेटर में से, तो जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर जब कम होगा तो थियोरेटिकल मार्केट प्राइस तो बढ़ गई। आप डिवाइड कम से कर रहे हो, अर्थात आपकी थियोरेटिकल मार्केट प्राइस बढ़कर आएगी। बताएंगे दोस्तों आपका फॉर्मूला क्या था? D1 अपॉन के ही था, पर ग्रोथ को एडजस्ट करने के लिए हमने इसमें माइनस जी कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड दैट? और इसके से क्या बढ़ के आएगा? इसके से बढ़ के आएगा आपका थियोरेटिकल मार्केट प्राइस आपका बढ़ के आने वाला है। तो बच्चों जी निकालने के तरीके कौन से हैं? इधर देखिएगा। अभी कंपनी ग्रोथ कैसे निकालते? ग्रोथ हमारे कंपनी का निकलता है, कंपनी में ऑलरेडी क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि कितना ग्रोथ होता है, या फिर दूसरा तरीका है बी मल्टीप्लाइड बाय आर। ये भी एक तरीका होता है, आप बैलेंस को मल्टीप्लाई करते हैं कंपनी के रेट ऑफ रिटर्न से, इसको कहते हैं बैलेंस। और आर का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कंपनी कमाती है। सर ये बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब ये होता है कि कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो के बाद में जो रिटेंशन जो रहता है, उस रिटेंशन का ही नाम होता है आपका, रिटेंशन का मतलब ही बैलेंस होता है। अब इसको विस्तार में भी समझ लेते हैं। आपका पेन पूरे समय चलने दो, आप समझेंगे लिखेंगे, मैं आपके लिए रुकूंगा नहीं है। मैं लिख रहा हूं, आपके पास में आना, आपका ब्रेन और हाथ दोनों चलना चाहिए। ओके, इधर बताओ भाई, अगर मान लो डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर किसी कंपनी का 40% है तो मैं कहूंगा कंपनी का रिटेंशन जो है वो 60% है। इसी को ही मैं कहूंगा कंपनी का क्या है? यही तो कंपनी का बैलेंस है। क्योंकि हमेशा कंपनी की जो ग्रोथ होती है ना, जो पैसा वो बैलेंस रखते हैं उसी के ऊपर ही तो ग्रोथ होती है। जो पैसा डिविडेंड के स्वरूप में बांट दिया जाता है उसके ऊपर ग्रोथ नहीं होती। तो हम बैलेंस लेते हैं और बैलेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, कंपनी उसको कितने रेट ऑफ रिटर्न से उसका पैसा बढ़ाएगी। तो बैलेंस लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ रिटर्न से। रेट ऑफ रिटर्न यानी कि कंपनी की कमाने की क्षमता कितनी है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का ईपीएस है 100 और कंपनी का डीपीएस है 40 और कंपनी का आर है 20%, तो आप मुझे बताइए ग्रोथ कितना होगा? 100 रुपए कंपनी कमाती है, 40 रुपए बांटती है, यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% हो गया, यानी रिटेंशन हो गया 60%। तो मैं इसको 60 करूं और ये 60 पे हम लोग कमाएंगे 20%, तो ग्रोथ हो जाएगी आपकी 12%। क्या आपको समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड एज द गाइस ग्रोथ। तो ग्रोथ क्वेश्चन में इस तरह से आपको ढूंढना होती है। अक्सर क्वेश्चन में ग्रोथ इसी तरह से निकालते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ कितनी है। ग्रोथ आने पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, D1 अपॉन के माइनस जी हो जाता है, वरना फॉर्मूला हमेशा यही होगा। इसके बाद जो फॉर्मूला आएगा वॉल्टर डज नॉट कंसिडर ग्रोथ। वॉल्टर बोलता है कंपनी की ग्रोथ कभी होती नहीं, बट देयर आर कंपनीज लाइक जोमेटो जो कितना ग्रो करती है, साल ब साल ग्रो करती है। ब्लिंकिट कितना ग्रो करता है। तो ऐसे कंपनियों के लिए आप वॉल्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज वॉल्टर ये अज्यूम करता है कि दुनिया में कंपनी का जो डिविडेंड अगले साल होगा वो जन्मों जन्म तक डिविडेंड वैसे ही होगा, पर ऐसा नहीं होता। कंपनीज आर ग्रोइंग। हर कोई कंपनी इन्फोसिस जैसी वाहियात नहीं होती जिसका ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों कि वॉल्टर हर कंपनी के लिए काम का नहीं है। वॉल्टर उन्हीं कंपनी के लिए काम का है जो मान के चलती है कि जिसका डिविडेंड ग्रो नहीं होगा, हमेशा सेम होगा। पर जब आपकी कंपनी के ग्रोइंग है, जो हर साल या साल ब साल आपका फ्यूचर का डिविडेंड बढ़ने वाला है, उस केस में आप इसका इस्तेमाल करोगे जिसका नाम है। पर सोचिएगा आपके सामने एक सवाल, जिस कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं है
उसको फाइंड आउट करने के दो तरीके, यानी कि आप गॉर्डन का नो ग्रोथ भी यूज कर सकते हो या वॉल्टर भी यूज कर सकते हो, पर ग्रोथ में आपके पास एक ही फॉर्मूला है जिसका नाम है D1 अपॉन के माइनस डी। तो जिस कंपनी में ग्रोथ होती है वहां पे एक ही फॉर्मूला काम है D1 अपॉन के माइनस जी, पर जहां पे ग्रोथ ही नहीं होती है वहां पे आपके पास में दो फॉर्मूला मौजूद है, एक तो D1 अपॉन के, और इसी को हम लोग देखते हैं और एक तरीके से जिसका नाम है वॉल्टर। क्या आप बता सकते हो वॉल्टर का फॉर्मूला क्या है? वॉल्टर भी वही करता है, थेरोटिकल मार्केट प्राइस डी अपॉन के, यानी कि इसको ऐसा लिखते समय हम लोग ऐसा लिखते हैं, कंपनी का जो डी है वो तो उसका तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, पर कंपनी ने ई कमाया और डी बांट दिया, और जो बचेगा उसके ऊपर कंपनी का आर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, डिविडेंड जो आने वाले साल का डिविडेंड है, पर जो डिविडेंड जो नहीं देते हैं ना उसके ऊपर भी तो कंपनी कुछ ना कुछ कमाती है, तो उन सबका हम लोग क्या करते हैं बोलो, उन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और फिर वापस से इसको के से डिवाइड करते हैं। जब हमारी रेगुलर क्लास चलती है तो हम लोग इसको पूरा विस्तार में 10-15 मिनट लगा के समझते हैं कि दो बार के क्यों है, बट अभी रिवीजन चल रहा तो इतना वक्त हम लोग नहीं लेंगे, दो बार के आप समझ गए, दो बार के क्यों लेते हैं। आप मुझे बताओ एक सवाल से मुझे फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना समझा दो, ये डी का प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि अगर मैं इसकी बात करता हूं गॉर्डन की, तो गॉर्डन सिर्फ इन दोनों को ही डिवाइड करता है और कहता है कि फॉर्मूला हो गया खत्म, डी अपॉन के, जो आपने यहां पे देखा अभी देखो डी अपॉन के। ये बिलीव नहीं करता है कि जो कंपनी पैसे बचाकर रखती है वो भी तो आज ना कल मेरी होने वाली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन्वेस्टर हूं तो मुझे डी मिलता है, पर जो नहीं मिलता है वो भी तो मेरा ही है। गॉर्डन क्या बोलता है, मेरे हाथ में जो पैसे डिविडेंड के स्वरूप में है उसका ही प्रेजेंट वैल्यू लो, ये बोलता है ऐसे नहीं है, जो फ्यूचर में पैसे कंपनी जब बंद होंगी तो ये जो कंपनी ने जो पैसा रखा है, क्या कमाया पैसे ने, ई कमाया, फिर डी बांट दिया, तो जो बाकी बचा हुआ है उसके ऊपर भी तो कंपनी पैसा कमा रही है, और वो जो पैसे कमाएंगे वो भी तो कल चल के हमारे ही होंगे, तो दोनों के एजम्पशन का फर्क है। गॉर्डन बोलता है जो पैसे हाथ में है उसका ही प्रेजेंट वैल्यू लो, वॉल्टर कहता है जो पैसे हाथ में है डी अपॉन की ये तो लेना ही पड़ेगा, पर जो फ्यूचर में आएंगे जो रिजर्व के स्वरूप में कंपनी ने अपने पास ही रख लिए उसका भी तो प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए, बराबर है भाई? तो बताएंगे फॉर्मूला क्या है एक बार, डी प्लस ई माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय आर अपॉन के, वो आर अपॉन के इसके लिए, सिर्फ इसके लिए, और फिर होल अपॉन के। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, ई में से माइनस डी क्यों किया यहां पे? ई में से माइनस डी इसीलिए किया ताकि हम लोग जो कंपनी में रिटर्न कमाते हैं वो बैलेंस पे ही कमाते हैं, तो ई माइनस डी करेंगे। अगर पूरा ई पे कर देंगे तो इसका मतलब आपने कुछ डिविडेंड दिया ही नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी डी का जो है ना, डी का तो प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं, फिर किसका प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, जो डिविडेंड हटा के जो पैसे बचेंगे उसका भी तो प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। इज दैट ओके? चलो ठीक है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभी लोग ध्यान से देखें, अगर मैं वॉल्टर के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आएंगे तो आपको चार कैरेक्टर पता होना चाहिए। एक, आपको पता होना चाहिए के ई क्या है, दूसरा पता होना चाहिए डी क्या है, तीसरा पता होना चाहिए ई क्या है, और चौथा पता होना चाहिए। वॉल्टर के क्वेश्चन में अगर आपको करना है तो चार चीजें पता होना चाहिए, के, डी, आर एंड वॉट, ई, ये चार चीजें पता होनी चाहिए जब आप वॉल्टर करते हो। पर अगर मैं गॉर्डन की बात करता हूं तो गॉर्डन के क्वेश्चन में आपको D1 पता होना चाहिए और साथ साथ में आपको के ही पता होना चाहिए, और इनकेस कंपनी में जी है तो जी पता होना चाहिए। गॉर्डन के क्वेश्चन में आपको यू डोंट रिक्वायर, बोलो किसकी जरूरत नहीं है, यू डोंट रिक्वायर ई, यू डोंट रिक्वायर आर, ये मुख्य किरदार है इसके। वॉल्टर चाहिए तो आपको के, डी, ई, आर चाहिए। बार बार इस चैप्टर से आपको मैक्सिमम टाइम आपको दो ही क्वेश्चन पूछते, कभी वॉल्टर कभी गॉर्डन, और कभी कभार पूछते एमएम अप्रोच। गर्म दूध तो आप जानते हैं ठंडा ही हो चुका है, गर्म दूध के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता। लाइटर अप्रोच सिर्फ क्या अगले साल के डिविडेंड निकालने का एक तरीका है, उसके ऊपर भी ऐसे बहुत क्वेश्चन नहीं पूछता। यानी मेजॉर रीटी क्वेश्चन जो आते हैं वो एमएम, वॉल्टर और गॉर्डन पे ही इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ये आपका लिखकर तो हो ही गया होगा। अब मुझे आपसे जो मैं यहां पे कुछ पढ़ा रहा था, कभी कभी ग्रोथ जो होती है ना वो कांस्टेंट नहीं होती है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ग्रोथ देती है, पर एक ही क्वेश्चन में आपको दो दो बार ग्रोथ निकालना पड़ती है। आपने ऐसे ही क्वेश्चन हमारे सिलेबस में किया था कि पहले 4 साल 12% से बढ़ता है और फिर 5वें साल से 5% से बढ़ता है। उस केस में सुनो जरा,
मैं क्या बोल रहा था आपको कि देखो पहले कभी कभी क्वेश्चन में पहले ग्रोथ कांस्टेंट होती है 4-5 साल के लिए, फिर बोलते हैं कि ग्रोथ चेंज हो जाएगी। उस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना पड़ता है इस कंपनी के शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। बिकॉज अक्सर जब हम लोग कोई क्वेश्चन में ग्रोथ देखते हैं ना, ये मान के चलते हैं कि ये ग्रोथ परपेचुअल है। क्या है ये ग्रोथ? पर यानी कि आप 10% ने कि जीवन भर 10% ही करते हो, इसलिए आपका जी एक ही रात भी चलता है। पर जब क्वेश्चन में 4%, 5% भी दिया और 12 भी दिया है, आपको समझता नहीं यहां पे मैं 5 लिखूं क्या 12 लिखूं। एक ही क्वेश्चन में दो जी दे रखा है, तो फिर आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप 5 लिखोगे 12 लिखो। इस केस में आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना पड़ती है। यू हैव टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स। इसलिए हमारे सिलेबस में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कोई क्वेश्चन है जो हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू पे करेंगे। तो इधर देखना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, वो क्वेश्चन तो करेंगे हम लोग। अब जरा देखो यहां पे एक तो क्वेश्चन जी है, एक तो ये दिया है, और एक क्वेश्चन में क्या दिया है 2 डिफरेंट ग्रोथ दी होती है, और इसके लिए आपको क्वेश्चन करना है 21। 2 डिफरेंट जी, एक ही क्वेश्चन में दो जी दे रखा है, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21। ओके डन है, ये समझ आ रहा है? उसके लिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अभी क्लियर है यहां पे? अब चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। अब मैं यहां पे लिखता हूं ग्रोथ। दुनिया में 2 टाइप की ग्रोथ होंगी, एक ग्रोथ होंगी कांस्टेंट और एक करेगा वेरी। वेरी समझता है? यानी कंपनी पहले कुछ साल अलग रफ्तार से भागती है, फिर बाद में कुछ अलग रफ्तार से भागती है। यहां पे मानते हैं कि जीवन भर आपकी रफ्तार ग्रोथ होगी पर सेम होगी। अब इस केस में आपका फॉर्मूला बन जाता है d1/ke - g। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कोई इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस, अर्थात इसको P0 भी बोल सकते हैं। पर अगर वेरी करते हैं तो आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। क्यों क्या बोलते हैं? फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स, अगर पहले फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स एंड फॉर व्हाट, फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स, फॉर 5th ईयर ऑनवर्ड्स, ये 12% है, ये 5% है। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? अब ये 5th ईयर के ऑनवर्ड्स अगर वो कांस्टेंट ही है तो जाहिर सी बात है यहां पे आप यूज कर लोगे d5/ke - g, जिससे आपको P4 मिलेगा। क्योंकि P4 के जहां पे P4 पे खड़े हो तो आपको लगेगा यहां से P4 के बाद में तो जीवन भर कांस्टेंट ही है, तो इसलिए P4 पे आप क्या सोचोगे d5/ke - g, बिकॉज ये जी अभी इसके बाद में कांस्टेंट ही है। अब पर ये तो अभी अपन P4 की वैल्यू लेकर आए, पर व्हाट अबाउट द d1, d2, d3, d4? पहले 4 साल का भी तो प्रेजेंट वैल्यू लाना पड़ेगा। इससे क्या मिला आपको? यू गॉट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ d5 ऑनवर्ड्स, d5, d6, d7, dn का प्रेजेंट वैल्यू आया। अब ये जो है इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? नॉर्मल जैसे निकलता है, जो भी आपका डिविडेंड होगा d1 1 + k। समझ गया ना क्या करना है? मैं चाहे तो आपको इसको आपका जो रूटीन तरीका वो बता सकता हूं। आप रूटीन तरीका कैसे करते हो? किसी भी चीज का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हो? बहुत सिंपल है, ईयर CF80 डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो ईयर आएगा आपका 1 2 3 4। ये आएगा कितना? यहां पे लिखूंगा d1, यहां पे d3, d4, इन सबका फॉर एग्जांपल 10%, तो आपका जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% है, राइट? तो आपका जो 12% से आपको डिस्काउंटिंग करने का, या 10% से जो भी होगा, आपका जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा, उन्होंने के यानी कि यहां पे आना चाहिए के से आप डिस्काउंटिंग फैक्टर लेकर आते हो ना उसका। जैसे यहां पे के था, तो यहां पे के फॉर एग्जांपल 10% का के, तो ये आएगा 0.909, 0.82 कुछ तो है ना, 0.75, 0.68, जो भी होगा। और जो भी ये संख्या आएगी, आप मुझे बताओ ये किसकी वैल्यूएशन है। और मैं आपको एक खड़े खड़े ये भी बता देता हूं, ये जो P4 है ना, इसको भी यहां पे ऐड कर दो आप। कल मैंने आपको शॉर्टकट दिखाया था, ये वो जो P4 की वैल्यू है वो भी D4 में डाल दो, क्योंकि वो P4 का वैल्यूएशन है। हमको सबको कहां पे लाना है? अभी ये जो संख्या आएगी ना, ये आपकी आएगी P0, इसको बोलेंगे थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस, और इसी कॉन्सेप्ट का नाम होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बढ़ चढ़ के पूछती है इसे इंट्रिंसिक वैल्यू पर, जब क्वेश्चन में एक ग्रोथ नहीं 2 अलग अलग ग्रोथ का इस्तेमाल किया जाता है। ये कब होगा? जब डिविडेंड आपका, जब आपकी ग्रोथ क्या होगी, ये कांस्टेंट वाली चीज है, और यहां पे कांस्टेंट नहीं है, क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है, अलग अलग टाइप का हो रहा है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, मैं आपके सामने अगला लेकर आता हूं।
यहां तक तो आप क्लियरिटी है आपको? मैं एक एक चीज आपकी क्लियर कर रहा हूं, ठीक है ना? चलो, should I start the next one? गाइस बराबर है, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास में है नेक्स्ट पॉइंट जिसको मुझे एक्सप्लेन करना है। दोस्तों आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसका नाम है गर्म दूध। अभी गर्म दूध का नाम है ग्राम डॉट, हम प्यार से उसको बोलते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन तो बहुत कम ही आने के चांस है, अभी तक आया नहीं, आ गया तो ठीक है, आया तो हम लोग कर लेंगे सॉल्व। बताओ दोस्तों, गर्म दूध का फॉर्मूला क्या है? वो कहता है जनरली हमारा फॉर्मूला होता है कि आप पी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो ईपीएस से। ये जनरली आजकल का फॉर्मूला है, ये रिसेंट इन फॉर्मूला का इस्तेमाल। रिसेंट क्या करते हैं हम लोग, जब भी किसी कंपनी का P0 निकालते हैं उसको P से किससे मल्टीप्लाई करते हैं? E से मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर है। पर गर्म दूध क्या बोलता है, मैं इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसलिए इसका गर्म दूध का दूसरा नाम भी आप लिख देना, इसी का नाम है। यानी कि आप कोई इस तरीके का इस्तेमाल करता नहीं है। उन्होंने कहा है इसी को P0 निकालने के लिए मैं P के बदले मल्टीप्लायर यूज करता हूं और अंदर D प्लस E अपॉन 3, यानी कि अर्थात अंदर E को उन्होंने 3 से डिवाइड कर दिया और A ऐड कर दिया, क्योंकि E वैसे E सिर्फ E ही होना चाहिए था, पर E को 3 से डिवाइड कर दिया इसलिए उन्होंने D और ऐड कर दी। इस फॉर्मूला में M का मतलब होता है मल्टीप्लायर। ओके चलो नेक्स्ट। अब मुझे कुछ बोलना है। सोचिए अगर मान लीजिए इफ मल्टीप्लायर है किसी कंपनी का 6 और कंपनी ई देती है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज और डी देती है 20, क्या आप मुझे बताओगे इस केस में P0 कितना आएगा? प्लीज डू इट फास्ट, बताओ जल्दी से कितना आएगा? P0 इज इक्वल टू एम कितना लो 6, डी कितना होगा 20, इसको 100 को डिवाइड करके 3 से 20 प्लस 33.33 कितना आएगा? 320 रुपए में इस शेयर का प्राइस हमें मिलना चाहिए। यह है आपका गरम दूध। आई थिंक गरम दूध का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, बताना। P0 इज इक्वल टू एम तो लेंगे बाजू में ब्रैकेट करके डी प्लस ई को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। ओके आपको ये 3 का कोई लॉजिक नहीं, फिर से एक बार कहूंगा ये बहुत ही इलॉजिकल फॉर्मूला है। एक नाम था बंदे का नाम गरम और एक का नाम था दूध, दोनों ने साथ में आके बनाया और दोनों भी अब दुनिया में नहीं है। ये डिवाइड बाय 3 का रहस्य जो है ये आज भी सस्पेंस में मौजूद है, किसको पता नहीं डिवाइड बाय 3 क्यों है, पर मुझे लगता है वो इसी फॉर्मूला से प्रेरित हुआ है, उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। ठीक है ना, आजकल हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, ये यूज करते रियल लाइफ में। पी को मल्टीप्लाई करते हैं ई से और इन्होंने पी का नाम क्या रख दिया? मल्टीप्लाई रख दिया। और ई के बदले क्या रखा? ई को डिवाइड बाय 3 से, और 3 से डिवाइड करने से ई की संख्या कम हो इसलिए ए को डी को ऐड कर दिया, बाकी कोई फॉर्मूला में मतलब नहीं है। अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है ऑप्टिमम डिविडेंड। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट आप सभी जानते हैं 3 तरह के डिविडेंड हो सकते हैं। इफ यू रिमेंबर आप मेरे साथ बोलते रहना। ओके गाइस, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट की बात करते हैं। इसमें 2 तरीके होते हैं, एक तो R इज इक्वल टू के होता है, R के से, और एक है R के से छोटा होता है। 3 चीजें होती है। R का मतलब कंपनी कितना कमाती है, R का मतलब होता है कंपनीज रिटर्न, और के मतलब शेयर होल्डर्स रिटर्न। शेयर होल्डर कितना कमा सकता है? बोलो बच्चों, अगर मान लीजिए कंपनी भी कमाती 20 और शेयर होल्डर्स भी कमाते 20, अब सोचो कंपनी, मैं कंपनी हूं और मैंने 100 रुपीज कमाए, फॉर एग्जाम्पल कंपनी का ईपीएस है 100। आप मुझे बताओ कंपनी का ये विषय है कि 100 में से कितना डीपीएस थे। अब मैं अगर 100 खुद रखूंगा, कंपनी में हूं, तो मैं 100 पे कितना कमाऊंगा? 20%, तो मैं खुद भी 20 कमाऊंगा। और अगर मैंने आपको दिए
अगर डिविडेंड के 100 रुपए में बैठे तो आप भी 20 कमाओगे, 100 पे 20, तो शेयर होल्डर क्या बोलेंगे, एक तो काम करो आप भी रखो तो भी 20, हम भी कमाते 20, तो डिविडेंड दो या मत दो, इट्स नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस। तो इस केस में क्या करना चाहिए, आप इस केस में डीपीएस कितना हो सकता है, 0 भी हो सकता है, डीपीएस आपका 50 भी हो सकता है, डीपीएस कुछ भी हो सकता है, यहां पे बोलते हैं एनीथिंग। कुछ भी चलेगा, डी 0 भी चलेगा, डी 50 भी चलेगा, डी 100 भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। ऑल द स्टूडेंट्स वॉचिंग मी लाइव, प्लीज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, ओके। ये जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक करेगा, बट इट विल टेक टाइम, बट यू जस्ट हैव टू वॉच प्रॉपर्ली, ओके। ही हैज अंडरस्टूड, ही इज डूइंग ऑन इट, ही इज वर्किंग ऑन इट, ठीक है। अब जरा देखो बच्चों, डी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 50, डी इज इक्वल टू 100, एनीथिंग विल डू। अब बताओ, एक क्वेश्चन है यहां पे इस क्वेश्चन में कि अगर कंपनी 20% कमाती है और शेयर होल्डर केवल 10 कमाते हैं, तो कंपनी क्या बोलेगी, यार हम तो ज्यादा कमाते, तुम्हें देके भी तुम क्या उखाड़ लोगे, तुम तो 10 ही कमाओगे। एक काम करते, सारा डिविडेंड हम लोग अपने पास ही रखते हैं, हम लोग डिविडेंड आपको 0 देते, बिकॉज आपको देके भी आप कितना कमाओगे, 10, हम कितना कमाएंगे, और हम लोग जो कमा रहे वो भी तो आपके ही है। तो एक काम करते ना, फिर इस केस में डिविडेंड हम लोग 0 करते, डिविडेंड देंगे नहीं। अब इस केस में करते कि कंपनी कमाती 10 और शेयर होल्डर कमाते 20, इस केस में क्या होगा, कंपनी की औकात क्या 10% कमाने की, शेयर होल्डर बोलेगा हम 20 कमाते, तो एक काम करो ना, फिर सारा पैसा ही जो ईपीएस का है वो डीपीएस में बांट दो। तो उस केस में क्या होगा, डीपीएस इज इक्वल टू आपका 100% क्या कहेंगे उसको, पे आउट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100% पे आउट, 100% जितना भी आपने ईपीएस में किया है वही आपका डीपीएस बन जाना चाहिए। एग्जामिनेशन में अक्सर 2 टाइप के सवाल पूछते हैं वॉल्टर में, एक तो नॉर्मल जो कंपनी डिविडेंड बांट रही है उससे कितना P0 आएगा, और जो ऑप्टिमम पे कितना आएगा। यानी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास में 2 सवाल प्राप्त होंगे, आपने लिख ही दिया हुआ है, ठीक है ना। अब जरा देखो क्वेश्चन में, वॉल्टर में 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है P0 एट किस पे, और यहां पे P0 एट व्हाट, एट नॉर्मल डिविडेंड, या फिर बोलते हैं एक्चुअल डिविडेंड। तो P0 आपको निकालना, दोनों भी किसमें, थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस निकालना है। तो एक होता है ऑप्टिमम डिविडेंड पे और एक होता है एक्चुअल डिविडेंड पे। फॉर एग्जांपल चलो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले लेता हूं, जहां पे कहते हैं कंपनी का जो ईपीएस है वो 100 है, कंपनी का के जो है 10% है, आर जो है 20% है। अब मुझे बताओ वो क्या है, कंपनी का जो कंपनी जो डी दे रही है वो डी दे रही है 30 रुपीज। बस मैंने सब तो दे दिया, ओके। अब आप मुझे बताओ इस केस में क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल डिविडेंड पे आप मुझे P0 का प्राइस निकाल के बताओ, जल्दी से, फास्ट करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। बोलो बच्चों कितना होगा P0, फॉर्मूला बोलो, डी कितना है 30, ई कितना है 100, माइनस कितना करूं, मल्टीप्लाइड बाय, यानी डिवाइड बाय कितना करूं, डिवाइड बाय, आंसर बोलो। और इस क्वेश्चन में ऑप्टिमम पे कितना आएगा 30, आपका डी है तो 30 थोड़ी ना देंगे, इसका आंसर बोल दो पहले, 1700, ओके। अब ऑप्टिमम डिविडेंड कितना हुआ था, इज इक्वल टू कितना, कंपनी कमाती आर और शेयर होल्डर कमाते 10, यानी कि शेयर होल्डर तो कम कमाते हैं, तो हम लोग डिविडेंड 0 देंगे, तो ऑप्टिमम डिविडेंड विल बी 0। अब इस केस में बताओ क्या करना पड़ेगा, P0 इज इक्वल टू 0 प्लस ईपीएस कितना था 100 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय कितने से करूं, डिवाइड बाय, आंसर बोलो। एक बात कौन सी समझ में आई, और हमेशा ऑप्टिमम डिविडेंड से जो आपकी प्राइस निकलेगी विच विल बी ऑलवेज हायर देन दी नॉर्मल डिविडेंड, एक्चुअल डिविडेंड। यहां पे क्या लिखेंगे, इट इज टू बी नोटेड दैट P0 एट किसके ऊपर, ऑप्टिमम डिविडेंड शैल बी, बोलो क्या,
और विल बी हायर देन व्हाट, किससे? हायर देन P0 at actual डन है। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन, लेट्स डू इट। हो गया ना? ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग उसकी जिसका नाम है एमएमएच में रिलेवेंस है, इररिलेवेंस है। वेदर यू गिव डिविडेंड और नॉट, बोलो आगे क्या? डिविडेंड दोगे या नहीं दोगे? आगे बोलो। देन व्हाट? डिविडेंड दो चाहे मत दो, देन व्हाट? देन वैल्यू ऑफ कंपनी रिमेन्स सेम। ये आपको पता होना चाहिए, कंपनी डिविडेंड दे चाहे ना दे। आपको लगता नहीं कॉन्सेप्ट पता था कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में भी? कैपिटल स्ट्रक्चर में ही बोला कैपिटल स्ट्रक्चर चाहे कुछ भी रखो, वहां पे एक कॉन्सेप्ट था एनआई एनओआई वो सब, उसमें एमएम कहता था कि कैपिटल स्ट्रक्चर चाहे कुछ भी हो, कितना भी डेट इक्विटी रहने दो, आपकी कंपनी का वैल्यूएशन, ये भी वही बोला, डिविडेंड चाहे दो चाहे मत दो, कंपनी का प्रेजेंट वैल्यू विल रिमेन ऑलवेज रिमेन सेम। इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने कितने स्टेप बताए? 3 स्टेप्स। तो कौन से 3 स्टेप बताए? स्टेप नंबर 1, यू फाइंड आउट व्हाट। आप स्टेप नंबर 1 में क्या ढूंढते हो? P1। P1 में आता है डिविडेंड नॉट पेड और एक होता है डिविडेंड पेड। 2 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, एक तो डिविडेंड आपने पे किया, डिविडेंड नॉट पेड किया। ध्यान से लिखिए एकदम अच्छे से, आज का लेक्चर बेहतरीन है, इससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और इसके बाद में जितने भी सारे 14 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वो भी मैं सॉल्व करूंगा बैक टू बैक। डिविडेंड नॉट पेड और डिविडेंड पेड, ओके। अभी आपको डिविडेंड नॉट पेड में क्या होगा? अब बताओ डिविडेंड नॉट पेड क्या होगा? तो अब इसका एक फॉर्मूला है, आपको याद ही करना पड़ेगा। बोलो P1 इज इक्वल टू D1 प्लस KE। क्या ये फॉर्मूला सही है? अरे कह दो ना। और दूसरे में P1 इज इक्वल टू D1 प्लस KE माइनस क्या करूं? यानी कि अगले साल की प्राइस जो है वो कितनी होना चाहिए? दैट इज व्हाट P0 ब्रैकेट में 1 प्लस की, और इधर आना चाहिए P0 ब्रैकेट में 1 प्लस की माइनस डी। अब इसको समझेंगे हम लोग, एक एग्जांपल से समझ लेंगे। अभी तक ये फॉर्मूला ही आपको दिमाग में रखना चाहिए, दैट्स इट। तुरंत इसको सॉल्व भी करेंगे पर एक बार लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट कौन सा है इसका? स्टेप नंबर 2, आपको निकालना पड़ता है डेल्टा एन। एक को डिविडेंड पेड और डिविडेंड नॉट पेड और डिविडेंड पेड। बोलो बच्चों क्या आएगा? डिविडेंड नॉट पेड में क्या आएगा? लिखिए डेल्टा एन कितना है? डेल्टा एन के नंबर ऑफ शेयर्स और कितने इशू करना पड़ेगा, उसके लिए आपको शॉर्टेज ऑफ फंड निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको बोलते हैं डेल्टा एन इज इक्वल टू एलईडी को हम लोग आईडी लिखते हैं, आई माइनस ई माइनस डी, याद है? और इसको डिवाइड करना पड़ेगा कंपनी के P1 से। इसको समझ भी लेंगे, एक उदाहरण से पूरा समझ लेंगे वापस से। डेल्टा एन वापस से वही फॉर्मूला, आई ई माइनस डी अपॉन क्या करेंगे? P1। यानी कि यहां से समझता है कि कंपनी को, एक काम करते फॉर्मूला पहले लिखते, एक्सप्लेनेशन पूरा एक साथ करते। और तीसरा बताएंगे बच्चों, अभी मुझे निकालना है कंपनी की प्रेजेंट वैल्यूएशन पूरी, तो मुझे एन करना पड़ेगा और डेल्टा एन करना पड़ेगा, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा P1 से, माइनस करना पड़ेगा मेरी कंपनी का इन्वेस्टमेंट, और प्लस करना पड़ेगा मेरी अर्निंग, और डिवाइड करना पड़ेगा 1 प्लस KE के साथ में। और दोनों भी तरफ वही फॉर्मूला है, इधर भी करो उधर भी करो, चाहे डिविडेंड पेड करो चाहे मत करो, आंसर विल बी सेम। पेड करो चाहे मत करो, आंसर इज एज इट इज।
चलो, इसमें मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, अब ध्यान से देखना दोस्तों। आपके सामने इधर देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। सबसे पहली बात तो करते हैं, आई का मतलब क्या होता है कि कंपनी को कितना इन्वेस्ट करना है। ई का मतलब होता है कंपनी की कितनी नई अर्निंग होने वाली है। के का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और साथ साथ में डेल्टा एन का मतलब होता है न्यू इशू ऑफ क्या, शेयर्स। एन मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर्स। ये सब उसका कॉन्सेप्ट है। टी मतलब डी, ई मतलब ई, आई, P1। P1 मतलब कौन सा साल का शायद, शेयर प्राइस ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल के शेयर प्राइस। और P0 मतलब शेयर प्राइस ऑफ करंट ईयर। ओके, डन है। चलो एक क्वेश्चन लेके समझ लेते हैं। अपन भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसे क्या बनेंगे, अपन भी बनाते हैं अपना इन हाउस क्वेश्चन बनाते एक। देखो अभी फॉर एग्जांपल P0 100 है, वो सुनो रे, और के 10% है। नेक्स्ट ईयर कंपनी को इन्वेस्ट करना है 5 करोड़, और कंपनी की अर्निंग है नेक्स्ट ईयर की 3 करोड़। नेक्स्ट ईयर के इन्वेस्टमेंट है 5 करोड़, नेक्स्ट ईयर कंपनी अर्न करेगी 3 करोड़, के ही है 10%, और P0 कितना है 100%, 100 रुपीज। कंपनी का जो एग्जिस्टिंग शेयर है वो कितने हैं, 10,000 शेयर्स कंपनी के एग्जिस्टिंग है। और कंपनी अगर डिविडेंड बांटेगी तो डिविडेंड देगी 5 रुपए। ये क्वेश्चन होता है, इतनी सारी जानकारी क्वेश्चन में होती है। और आप सभी जानते हो एमएम को सॉल्व करने के लिए देयर आर 4 स्टेप्स। क्या आप इसे सॉल्व करेंगे? चलो सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी ने क्या, एक बार सभी लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोलो सबसे पहले क्या आएगा आपका P1। P1 यानी कि अगर कंपनी का आज का प्राइस कितना है भाई, 100 रुपया, और लोग एक्सपेक्ट कितना करते हैं, हर साल बढ़ने के लिए 10% एक्सपेक्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कोई भी हालत में इंसान चाहेगा मेरे 10 रुपए की कमाई होना चाहिए, चाहे डिविडेंड पे कर दो। देखो ना भाई, 100 रुपए का 10% ने 10 रुपए की कमाई चाहता है कोई भी। अरे 100 रुपए का शेयर है, उसके ऊपर 10% ने 10 रुपए चाहता है। अब सोचो डिविडेंड को अगर पेड ही नहीं किया तो हम तो सारी इच्छा क्या बोलेंगे, अगर डिविडेंड नहीं मिल रहा तो हमारा शेयर का प्राइस ही 10 रुपए से बढ़ा दो। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 110 रुपए। अरे बोलो ना, 110 होना चाहिए। और डिविडेंड अगर पेड कर रहे, कितना पेड कर दिए, 5 रुपए, तो हम लोग बोलेंगे हमारे शेयर की प्राइस अगले साल 105 भी चलेगी। बताओ यहां पे 105 क्यों चलेगी, क्योंकि 5 रुपए तो आपको वहां से मिल चुका है डिविडेंड से, तो 5 रुपए आप बोलेंगे शेयर की प्राइस बढ़ना चाहिए। तो अब इसको ही लिखने का एक फॉर्मूला उन्होंने बताया, और फॉर्मूला बताओ क्या है। और इसको बोलते हैं कि P1 करना है तो आप क्या करो, P0 करो 1 प्लस के ई माइनस क्या करो, D कर दो, हो गया। क्योंकि D आपने जो भी वैल्यूएशन आएंगे उसमें से D आपको मिल चुका है। भाई हमारा क्या है ना कि 10 रुपए बढ़ना चाहिए, अब 5 रुपए डिविडेंड से बढ़े तो शेयर प्राइस सिर्फ 5 रुपए से बढ़ा दो। तब जरा देखो कितना था ये 100, 1 प्लस के कितना है 0.1, तो कितना हो जाएगा 110। अब यहां पे क्या आएगा 100, 1 प्लस पॉइंट क्या 1 माइनस क्या करूं बोलो भाई 5, तो क्या हो गया 100। जल्दी से बोलो भाई, इज इट ओके? हाँ, ये आपकी कौन सी थी स्टेप नंबर, जल्दी से फास्ट। अब बताइए स्टेप नंबर 2 क्या होगा। अब आपको डेल्टा एन निकालना है। अब एक तो डिविडेंड नॉट पेड है और एक तो डिविडेंड पेड है, तो बोलो क्या करना पड़ेगा इस केस में। आपका फॉर्मूला क्या है, आई माइनस ई माइनस डी अपॉन क्या करना पड़ेगा P1, आई माइनस ई माइनस डी, और डिवाइड करना पड़ेगा किससे से, P1 से। बोलो क्या कर, आई मतलब क्या, कितना इन्वेस्टमेंट को पैसा लगने वाला है, तो कितना लगने वाला है 5 करोड़। अरे बोलो ना यार, मैं अकेला ही बोल रहा हूं, अगले साल 5 करोड़ चाहिए ना आपको, और कितना आपने अर्न कर लिया 3 करोड़ कर लिया। आपके डिविडेंड में तो कुछ पैसा नहीं गया, बिकॉज ये डिविडेंड नॉट पेड वाली कहानी है। और 110 से आपने मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 करोड़ अपन 110 कर दो, 2 करोड़ मैंने डिवाइड करो 110, फटाफट करो, 2 करोड़ अपॉन 110,
1818 ठीक है, छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखेंगे दोस्तों, आपको क्या कहते हैं, 5 करोड़ रुपए चाहिए थे, पर आपकी ऑलरेडी कमाई 3 करोड़ की थी, और साथ साथ में आपका डिविडेंड भी तो है। आपने 10,000 रुपए, 10,000 तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स है, और एक शेयर की कीमत कितनी है, एक डिविडेंड की कीमत 5 रुपए, तो आपके 50,000 रुपए तो यहां भी नुकसान हो गया। तो आपको कितने पैसे और चाहिए, 5 करोड़ में से ये आएगा 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ में से 50,000 माइनस करोड़ है, कितना आएगा, 1 करोड़ 99 लाख, बराबर है। अरे यार बराबर है ना, अरे आपकी 50,000 रुपए डिविडेंड, 2 करोड़ तो वैसे ही चाहिए थे, 50,000 का डिविडेंड चला गया, तो आपको कितना चाहिए पैसे, क्या ज्यादा चाहिए, 2 करोड़ 50 लाख चाहिए। हाँ उल्टा हो गया, 2 करोड़ भी चाहिए और ऊपर से कितना चाहिए, टू करोड़ 50 लाख चाहिए आपको, 2 करोड़ 50,000, इतना पैसा आपको चाहिए। अब एक इतने पैसे के लिए आपको कितने शेयर्स इशू करना पड़ेंगे, अरे बोलो भाई, 105 रुपए का एक शेयर है, तो 90,000, इतने सारे शेयर्स और नए इशू करना पड़ेगा। अब आपका ये होगा डेल्टा एन, आपको यही कहानी है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 में। आप मुझे बताओ कितनी कंपनी का नई वैल्यू की, तो पुराने शेयर्स ले लो, नए शेयर्स ले लो, मल्टीप्लाई कर दो P1 से। बोलो बच्चों फॉर्मूला क्या आएगा, एन कर दो प्लस डेल्टा एन कर दो, बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय P1 कर दो, माइनस कर दो जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो। अभी ये तो कंपनी के शेयर की वैल्यू है, पर कंपनी के शेयर्स के, कंपनी का जो डिविडेंड गया है, सॉरी कंपनी का जो अर्निंग है, वो अर्निंग तो ऐड होगा, और जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया वो माइनस हो जाएगा, बराबर है। और डिवाइड बाय करना पड़ेगा 1 प्लस के से। इसकी वजह है कि ये अगले साल का वैल्यूएशन है, आपको इस साल का वैल्यूएशन निकालना है, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए 1 अपॉन के से डिवाइड करते हैं। क्या आपको पता है ये क्यों करते हैं 1 अपॉन के, बिकॉज आप P0 निकाल रहे हो, और ये जो भी डेटा, ये कब का डेटा है, ये नेक्स्ट ईयर का है, ये बन जाता है आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर, और इसको डिस्काउंट करने की वजह से आपको मिलती है P0 की वैल्यूएशन। अगर इसको 1 प्लस के ही नहीं करोगे तो ये आपको P1 की वैल्यू मिलेगी। सर ये P1 में आपने ये तो समझ में आया, आपको कौन से पता है, N प्लस डी डेल्टा N प्लस पी, ये तो आपको समझ में आता है, ये तो कंपनी के पुराने शेयर्स प्लस नए शेयर्स को मल्टीप्लाई किया अगले साल की वैल्यू से। पर सर ये माइनस क्यों किया, अरे भाई अगले साल की कमाई जो वो ऐड करेंगे, और अगले साल का जो इन्वेस्टमेंट उसको माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 प्लस के से। बोलो आंसर कितना आएगा, इसके 2 बच्चे बना दो इधर और इधर। बोलो बच्चों पहला क्या है इधर, बोलो आंसर बोलो जल्दी से, आंसर बोलो। डिविडेंड नॉट पेड के हिसाब से एन कितना है, 10,000 है, और ये आएगा कितना 181818, मल्टीप्लाई कितने से करूं 110 से, प्लस कितना ई कितना है बताओ, अर्निंग कितना है 3 करोड़ की अर्निंग है, 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, डिवाइड कितने से करूं 1 प्लस के, राइट 1.1 से। सर ये 1 प्लस के से क्यों डिवाइड करते हैं, बिकॉज ये जो भी डेटा है वो अगले साल का है, अगले साल की अर्निंग ऐड कर दी, अगले साल के खर्चे माइनस कर दिए, और अब इसको आपको प्रेजेंट पे लाना है, तो प्रेजेंट पे लाने के लिए आपने 1.1 से उसको डिवाइड कर दिया। जैसे कैलकुलेट लिखते हैं हम लोग 1 डिवाइड बाय 1.1, ये तो करते हैं ना हम लोग। 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता, 1 डिवाइड बाय 1.1, तो यहां पे इतनी सारी संख्या का प्रेजेंट वैल्यू लाना है तो डिवाइड बाय 1.1 से ही करना पड़ेगा। अगर मान लो 20% डिस्काउंट फैक्टर होता तो 1.2 से करते हैं। बोलो आंसर कितना आएगा, 10 लाख, 10 लाख ही आ रहा है लगभग। ओके इधर भी बोलो, वो भी उतना ही आएगा। अभी ये वाला कौन सा है, डिविडेंड पेड और नॉट पेड, नॉट पेड। अभी अपन किसकी बात करेंगे, डिविडेंड। बोलो कैसे आएगा डिविडेंड पेड वाला कॉन्सेप्ट, हाँ कितना है एग्जिस्टिंग शेयर्स, इतने नए शेयर्स कितने हैं 190,952, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 105, अगले साल का जो कमाई है वो ऐड कर दो 3 करोड़ की, और अगले साल का जो खर्चा है वो माइनस कर दो।
पर ये जो भी पैसा आएगा वो अगले साल का है, उसको प्रेजेंट वैल्यू लाने के 1.1 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी संख्या आएगी आपकी 10 लाख। हेंस क्या प्रूव हो गया? हेंस इट इज व्हाट? प्रूव्ड दैट। व्हाट इज प्रूव्ड? वेदर डिविडेंड पेड और नॉट पेड, बोलो आगे क्या होगा? वैल्यू विल रिमेन क्या 3 स्टेप वापस बता सकते हो कौन से? पहले तो निकालते P1, तो बोलो 3 स्टेप कौन से हैं? पहले निकालते हैं P1, फिर निकालते हैं डेल्टा n, और तीसरे निकालते हैं आप प्रेजेंट वैल्यू। ये 3 स्टेप शॉर्ट में, P1 निकालो, डेल्टा n निकालो और प्रेजेंट वैल्यू निकालो। इसको याद रखिए ऐसे, P डेल्टा P, इसका ये शॉर्ट फॉर्म याद रखो। आपको 3 चीजें निकालना, P डेल्टा P, P डेल्टा P, P फॉर व्हाट आपको निकालना है P1, फिर डेल्टा n निकालना है, फिर प्रेजेंट वैल्यू P डेल्टा P। याद रखे ये 3 चीजें आपको निकालना है। कर रहा भैया? ओके गाइस, इज इट ओके गाइस? क्लैरिटी है? बोलो 3 स्टेप कौन से? नंबर 1 P1 करना है, डेल्टा n करना है, और आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो P डेल्टा P, P यानी कि P1, डेल्टा यानी कि डेल्टा n, P यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। इज इट ओके? ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? MM अप्रोच। अभी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है लिटनर्स। ये जो है लिटनर्स का अपना कॉन्सेप्ट 1 2 3 1 2 3 1 2 10 नंबर पे वी आर हैविंग द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जिसको भी लिटनर्स याद है तो लिख दो, फॉर्मूला लिखो जरा। लिटनर्स द ओनली थ्योरी जहां पे आपका P0 नहीं निकल रहा। ये अगले साल का डिविडेंड कितना होना चाहिए उसका एक थ्योरी है। बोलो D1 कितना आएगा? D1 इज इक्वल टू आपको D0 पता होना चाहिए। अब D0 प्लस क्या आपको करना चाहिए? ग्रोथ करना चाहिए। ये आपका फॉर्मूला होना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, D0 को तो D0 लिखा, पर ग्रोथ के लिए बहुत कांड कर दिया। अब इन्होंने क्या किया बताओ, इसमें क्या करेंगे? ग्रोथ कैसे निकालेंगे? इन्होंने तो बहुत कुछ करना है। ये कहते हैं EPS लो, फिर क्या करो, उससे डिविडेंड पे आउट रेशियो को मल्टीप्लाई करो। तो ये बोले ठीक है, तो ये तो अच्छा है, पर इसी के अंदर तो आपका पुराना डिविडेंड भी आ गया। तो एक काम करो, फिर D0 माइनस कर दो। फिर क्या करेंगे? फिर ये जो आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर्स। और दिस AF इज नॉट, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इसको समझ के लेते। मान लो आपका इस साल का डिविडेंड है 50 रुपए, आपका EPS है 100 रुपीज, और आपका एडजस्टमेंट फैक्टर का मतलब है एडजस्टमेंट फैक्टर, यानी कि अगले साल की प्रोबेबिलिटी। वो कितनी? ये सब होने की प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल 50% है। और मान के लो डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 40% है। तो बताएंगे दोस्तों क्या बोल रहे हैं इनका, कि बोलते हैं कि अगले साल का डिविडेंड डिपेंड करता है इस साल का डिविडेंड कितना है। तो इस साल का डिविडेंड था 50 रुपए। ये बात तो क्लियर हो गई। तो अभी जो भी होगा 50 से ज्यादा ही होगा, जो भी होगा 50 से ज्यादा ही होगा। EPS कितना है? 100 मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? अब ये तो 40 हो गया। अरे बोलो भाई, इसको मुझे कितना लेना पड़ेगा? थोड़ा सा ज्यादा ले लो, जस्ट मेक इट 70 कर दो, तो मेरा क्वेश्चन बराबर हो जाएगा। ओके, तो अब क्या बोल रहे हैं? आपके अगले साल का जो डिविडेंड है वो 70 होना चाहिए।
पर इसी के अंदर जब मैं 100 मल्टीप्लाइड बाय 70 बोलता हूं, ये तो अपने आप ही D1 हो गया। तो इसके अंदर हमने क्या किया, पहले बोला कि 50 को एज इट इज रखो, तो अब इसी के अंदर वो भी इंक्लूड हो गया। तो इसके अंदर वो माइनस करना पड़ेगा जो पिछले साल का डिविडेंड है, क्योंकि इसके अंदर तो डुप्लीकेशन हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50% से। टेल मी व्हाई 50% से क्यों मल्टीप्लाई करना चाहिए? आप मुझे बताओ, ये एडजस्टमेंट फैक्टर जो है ये फ्यूचर की, ये अगले साल होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर की अनसर्टेनिटी है। ऐसा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, इसलिए हमने वो 50% होने की प्रोबेबिलिटी माना, या कभी 60% भी हो सकती है, कभी 40 भी हो सकती है। फिर आप बोलेंगे ये 50 के ऊपर एएफ क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? बिकॉज ये घटना ऑलरेडी घट चुकी है, ये ऑलरेडी D0 हो चुका है, उसके ऊपर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। तो इसलिए ये तो श्योर शॉट ही है कि पिछले साल का डिविडेंड 85 था, पर जो अगले साल की जो ग्रोथ होगी ना, ये ग्रोथ होने के चांसेस 50% के। इसलिए ये जो निकला ना, ये इट इज नथिंग बट ग्रोथ। ये है ग्रोथ और ये है ग्रोथ का चांस। फिर आप बोलेंगे 50 क्या है? श्योर शॉट है। ये क्या है? इसलिए अनसर्टेन को एफ से मल्टीप्लाई करते, ग्रोथ अनसर्टेन है, D0 तो क्लियर है। और ये जितना भी आपने कांड किया ना, ये 100 मल्टीप्लाइड बाय 70% माइनस 50, कितना हुआ ये आंसर? नहीं नहीं, ये कितना है? 70 माइनस 50, 20 रुपए जो है ना, 20 रुपए अगले साल का ग्रोथ है, पर ग्रोथ होने के चांसेस, तो इसलिए 20 को 20 नहीं, 20 को 10 मानेंगे। तो इसलिए ये जो है ना, ये 50 को मैं 50 लिखूंगा, पर ये जो 20 है ना, वो 20 को 20 नहीं लिख सकता, इसको 50% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 50 प्लस 10 कितना हो गया? 60 हो जाएगा। ये व्हाट इज दिस 60? तो D0 कितना था, और अब अगले साल कितना होगा? तो 70 क्यों नहीं लिया आपने भाई? 100 मल्टीप्लाइड बाय 70% होना चाहिए ना, तो 70 ही होना चाहिए था। फिर तो 60 आंसर क्यों है सर? वो आपने 70 बोला है, वो होने के चांसेस जो वही 50% है, इसीलिए ये जो 70 है उसमें से हमने पिछले साल का 50 तो माइनस करा। ये जो 20 ग्रोथ जो हुआ है, वो ग्रोथ होने के चांस ही 50% है, इसलिए 20 को मैं 20 नहीं लिख सकता हूं। 20 को अब अगर 60% है तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 10, तो इसलिए 60 रुपीज। आई थिंक आपको एक क्लैरिटी है अभी। बोलो बच्चों, क्या है इसका आंसर? क्या है ये फॉर्मूला? एक बार आप खुद से वापस लिख के देखो, देखना मत बस, मेरा हो गया प्रैक्टिस, आपका एक बार खुद से लिख के देखो सर। आपके रजिस्टर पे 2 बार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे कुछ नहीं करेगा। लिखो जरा एक बार करके देखो, D1 इज इक्वल टू व्हाट? एक बार फॉर्मूला लिख के देखो। D0 तो होना ही चाहिए, प्लस जो EPS है उसको मल्टीप्लाई करेंगे DPS से, मतलब DPR से, माइनस करेंगे प्रीवियस जो डिविडेंड D0, और जो आएगी संख्या उसको AF से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज वो प्रोबेबिलिस्टिक है। अच्छा, एक बच्चा सवाल पूछ रहा है, सर आपने जो थर्ड स्टेप में ये जो लिखा है, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं n प्लस डेल्टा n इज इक्वल टू N1? तो मैं कहता हूं आप सही लिख रहे हो। एक बार देख लो उसने क्या सवाल पूछा है। पहले वाले शेयर्स और नए वाले शेयर्स को दोनों के मिला के मैं N1 लिख सकता हूं, तो जी हां, आप इसके बदले में N1 P1 लिख सकते हो। या ये मैंने ऐसे लिखा, बाद में P1 किया, तो ये N1 P1 भी लिख सकते हो, बात एक ही है, पर मैंने इसको खोल के लिख दिया ऐसे। बेटा लिख सकते हो, ओके। सर कैन वी राइट एग्जामिनेशन में आई ई? बिल्कुल आप बेटा ऐसे लिख सकते हो, पर नीचे आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आई फॉर व्हाट, ई फॉर व्हाट, वो सब लिखना पड़ेगा। ओके, आई होप गाइस दिस इज डन। ये सब कुछ कवर है। बताओ हमारे कितने अलग अलग वैरायटी देख ली हमने। गॉर्डन देख लिया, वी आर डन विथ वॉल्टर, गॉर्डन, MM अप्रोच, गरम दूध देख लिया, लिंटनस अप्रोच देख लिया। वहां पे लिखो ये सारे के सारे जो है ना, ये आपके निकालते हैं P0 और ये निकालता है D1। तो ये है थेरीज।
हमारे क्वेश्चन का है 11 नंबर। तो यहां पे आपको मिलता है, ये है लिंटनर्स, और इसमें कौन कौन आता है? वॉल्टर, गॉर्डन, एमएम, सवाल पूछ रहे? अच्छा, दोस्तों आई एम श्योर आपको पूरी क्लैरिटी आ रही है। कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। अभी ना कुछ डाउट है या वो करना है? अभी वहीं पे आ रहे हैं। अभी 14 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में 30 क्वेश्चन हमने क्लास में कल सॉल्व किए, और 30 में से 14 क्वेश्चन हमने चुनिंदा चुन के निकाले। तो 14 क्वेश्चन हम लोग बैक टू बैक अभी सॉल्व करेंगे। मेरा पूरा पढ़ाना बेसिकली हो चुका है। चलो बच्चों 14 क्वेश्चंस को लेकर आते है ना। और ये 14 क्वेश्चंस जब करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस का अलग से फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर सर क्या अभी आधे घंटे में हो जाएंगे? जी हाँ, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डन इट। फटाफट करेंगे, आपको पता है। आप बताएंगे कौन से क्वेश्चंस हमें करना है? नंबर बताइए। कल मैंने आपको लिस्ट बना के दी थी, बोलो जल्दी से। बच्चों इस चैप्टर में हमें इतने सारे क्वेश्चन करना है। आर यू रेडी फॉर इट? और एग्जामिनेशन के पहले दिन मेरी क्लासेस होने के बाद आपने इसी लेक्चर को देखना है। इसी तरह से मैंने अभी तक के तीनों चैप्टर, जिसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और ये चैप्टर, हर चैप्टर के 2-2 घंटे के रिवीजन बना के यूट्यूब पे डाल रहा हूं, ताकि आप मेरी क्लासेस होने के बाद में जितने बार भी इसको देखें, आपको कोई भी चैप्टर में केवल 2 घंटे लगेंगे। उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं। शुरू करें? ये सारे क्वेश्चन हमें करना है। हो जाएंगे अपने से एकदम बैक टू बैक, अच्छे से होंगे, तरीके से होंगे, एकदम मजा आएगा आपको। ओके, रेडी गाइस? शुड आई? हाँ, ओके, चलो जल्दी से देखते हैं। मुझे सॉल्व करने के लिए, फास्ट सॉल्व करने के लिए बस क्या होना चाहिए? ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 रेडी? ओके, देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन सॉल्व करना है। नंबर 1, आर यू ऑल रेडी? आपके पास में भी नोट्स, वो नोटबुक चलने दीजिए। आप ऐसे खाली हाथ मत बैठो, यहां पे चलने दीजिए। आपका सॉल्व होना चाहिए मेरे साथ में। उसकी रफ नोटबुक होगी, आप ऐसे करते रहना, कैलसी रखो, और वो पेजेस खत्म हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और खरीद लेगा नोटबुक। ठीक है, लो जल्दी से नोटबुक लो और चलने दो। क्वेश्चन नंबर 1 डालो। इतना भी एकदम तरीके से नहीं, उसका क्या बोलते हैं, इतना भी घटिया मत लिखना कि बाद में समझे नहीं, पर बहुत पद्धतिशीर अच्छे से लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट होना चाहिए। ठीक है ना? ओके गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी, लो लो पेन हाथ में लो, पेन कैलसी लो, ऐसे खाली मत बैठो। चलो
नहीं नहीं, चलो पहले पेन लो, कैलसी लो और एकदम अटेंशन में आ जाओ। ओके फाइन, हाँ चलो बोलो। नेट प्रॉफिट कितना बोल रहा है? 30 लाख। और ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना है? और 12 10 1 100 लाख के ऊपर 12 लाख गए, यानी कि आपका नेट प्रॉफिट जो था वो कितना था? 30 लाख। उसमें से डिविडेंड कितना गया? आपका प्रेफरेंशियल डिविडेंड गया कितना? 12 लाख, बराबर है। अब तो कितना बचा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट? 18 लाख बचे। और आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 3 लाख। तो अब ये 3 लाख होता है, आपका डीपीएस कितना बोल रहा है? कितना ये आपका, सॉरी डीपीएस बोल रहा है, ईपीएस कितना आएगा? यानी कि आपके एक शेयर के प्रति 6 रुपए की कमाई होगी। अब ये सब इंफॉर्मेशन है हमारे पास में, और आर भी है और के भी, और सारी जानकारी जो वॉल्टर को चाहिए तो वो सब कुछ है। एवरीवन बराबर है? बोलेंगे वॉल्टर का फॉर्मूला क्या है? यही है फॉर्मूला, एक बार देख लो। फॉर्मूला सही है? हाँ बोलो क्या डालेंगे? डी इज इक्वल टू व्हाट? डी कितना है? डी तो फाइंड आउट करना है, डी ऐसे आ गया। के ई कितना है? ठीक है, पहले ई लिख दो। ई कितना है बोलो? 6 माइनस डी। डी हमें मालूम, डी हमें मालूम, इसको डी को डी लिखता हूं, मल्टीप्लाइड बाय बोलो अपॉन 16% है ना, और ये बोल रहा है 42 है। बस अभी ये आप पे इस क्वेश्चन को अपन रुक जाएंगे। अभी सॉल्व करने के लिए मैथ्स चालू हो जाएगा। हमारा काम इतना ही है, बराबर है। इसके बाद में जो भी काम है मैथमेटिक्स, उसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कुछ नहीं है, ठीक है ना? ये हो जाएगा ना अभी? अब ये मत सॉल्व कर बोलो कि सॉल्व करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये सॉल्व करना है, मैथ्स है, मतलब वो अपन बचपन से, ये तो सॉल्व हो जाएगा ना अभी। ऐसे कुछ नहीं, ये फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएंगे सभी लोग। अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसके बाद में? है ना सेकंड? ओके, आपने कितने 14 क्वेश्चन है, पहला हो गया, दूसरा चालू है। अब जरा देखो क्या बोल रहा है, ये गॉर्डन से करने का है, और गॉर्डन में वो बोल रहा है कि आपके पास में 3 ऑप्शन है, 25% पे आउट, 50% पे आउट एंड 100% पे आउट। 3 पे आउट है। अब पे आउट अगर होगा तो आपके बैलेंस भी निकलेंगे। तो अब क्या हो गया, आपके पास में ये दिया हुआ है यहां पे पे आउट कितना है सबसे पहले का? 25 50 100। तो 25 का पे आउट है, यानी कि आपका 75% बैलेंस हो गया। अरे बोलो सही है? और अगर 50% का है तो 50% बैलेंस हो गया, और 100% है तो बैलेंस तो कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो हो गया। तो आप बोलेंगे क्यों पूछ रहे हो? बिकॉज क्वेश्चन में जब गॉर्डन आता है तो आपको ग्रोथ रेट निकालना पड़ती है, और ग्रोथ का फॉर्मूला बी मल्टीप्लाइड बाय आर। तो बैलेंस तो हमारे पास निकल गया, ये है बैलेंस बैलेंस बैलेंस। और आर का फॉर्मूला क्या है? आर दिया है 20%। तो मुझे बताओ ये 75 का 20% नहीं, 15% की ग्रोथ होगी। अरे बोलो सही चल रहा है? और अब ये है 50%, बोलो आगे, और 20% की ग्रोथ है, तो 10% 20% आर है, तो यानी 10% की ग्रोथ मानी जाएगी। और अगर ये आपका बैलेंस ही जीरो है तो कंपनी के पास में कुछ पैसे ही नहीं है, तो कुछ पैसे नहीं तो फिर उसके ऊपर रिटर्न क्या ही आएगा? तो ग्रोथ जीरो हो जाएगी। तो ये हो गया आपका जी जी जी। और एक बार जी अगर आपके पास में है तो दोस्तों आपको फाइंड आउट करना है P0। तो अब एक दो का पहले दोनों का करके देखते हैं। चलो आ जाओ, बोलो P1 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस जी, बराबर है? हाँ तो बताओ डिविडेंड कितना है आपके पास में? यहां पे डिविडेंड अपने को निकालना पड़ेगा। हाँ तो बताओ 30 लाख रुपए, वापस ये 12 लाख गए, तो कितने लाख बचे? 18 लाख। 18 लाख के 3 लाख शेयर्स है, यानी कि आपका ईपीएस कितना हो गया? 6 रुपए। आपको थोड़ा फास्ट समझता ना? हाँ अब ये मतलब देख के समझ में रहा है, ऑलरेडी आपने किया भी है। तो 6 रुपए ईपीएस है। और आप मुझे बताओ क्या बोलो, डीपीएस कितना है? ऑलरेडी यहां पे पे आउट 25%। तो अभी इस केस में, एक केस में आपका डिविडेंड आएगा 6 रुपए का 25%, 1.5। 6 रुपए का 50%, 3 रुपए, और 6 रुपए का पूरा पूरा, तो 1.5 3 6 ऐसे आपके डिविडेंड्स आएंगे। 1.5 रुपया, 3 रुपया, 6 रुपए, बराबर है? अब मुझे बताओ D1 क्या बोलेंगे? यहां पे आपको ग्रोथ करना है, तो अब ये एक सवाल है कि इसी को ही हम लोग D1 मान ले। अरे बोलो भाई, इसी को ही मान लो D1, तो फिर अपना आंसर क्या आएगा? 1 पॉइंट के कितना है माइनस ग्रोथ कितना है? आपने निकाला था ना 15% ग्रोथ है, कितना आएगा? देखो तो अपना आंसर 150 आ रहा है क्या? बोलो दूसरे का आंसर बोलो, ट्राई करो सेकंड इसका। चलो टाइम नहीं अपने, सेकंड बोलो। D1 कितना है? 3। अपना के कितना है? और ग्रोथ कितनी हुई थी पॉइंट इसके? 10%। कितना आ रहा है? 50। देखो तो आंसर 50। तो इस तरीके से हम लोग सबका आपका P0 निकाल सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन से क्या सीखा आपने?
कि डिविडेंड पे आउट रेशो दिया है तो पे आउट से आपने बैलेंस निकालना चाहिए और बैलेंस को मल्टीप्लाई करना चाहिए आर के साथ में, यू आर एबल टू फाइंड आउट ग्रोथ, और ग्रोथ वेरी करेगा तो आपका आंसर वेरी करेगा। इज दैट ओके? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलो, ये ऑलरेडी वही क्वेश्चन है, कौन सा वाला? एमएम अप्रोच। चलो जल्दी से, अगर एक क्वेश्चन करते हैं एमएम का, इन्होंने 3 क्वेश्चन किए, अपन एक करेंगे। ऑलरेडी अपन ने अभी प्रैक्टिस में भी एक किया, यहां से एक कर लेते। क्या बोलते, करेंगे? नहीं, एक करेंगे बस, एक। ओके हाँ चलो, D1 बता दो सब लोग मिलकर, D1 बताओ। अब देखो, कंपनी का बोल रहे हैं कि कंपनी के पास में 100 रुपए का शेयर है, ओके, और इनकी एक्सपेक्टेड 10% की कमाई है कि भाई शेयर होल्डर उम्मीद करता 10 बनना चाहिए। तो बताओ बच्चों, आपका P1 कितना आना चाहिए? अगर आपका डिविडेंड नॉट पेड है और डिविडेंड पेड है तो शेयर होल्डर क्या बोलेगा? भाई अरे डिविडेंड से कुछ पैसे नहीं मिले ना, आपने 100 रुपए लगाए तो बोल रहा है 10 रुपए का मेरा बढ़ोतरी होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? बोलेगा भाई 110 तो मिलना ही चाहिए। अब कभी कभी मान लो डिविडेंड 5 रुपए का दिया होगा, तो क्या बोलेंगे 5 रुपए मुझे डिविडेंड से मिल गए, तो शेयर की प्राइस अगर आपने 105 भी तो चलेंगी, तो यानी कि यहां पे आ जाएगा 110 में से 5 गई, यहां पे आंसर आएगा 105। बराबर है भाई? सही है? बता दो आप सभी लोग मिलकर डेल्टा एन निकाल दो मेरे को। I माइनस ई माइनस डी अपॉन क्या करूं? इधर पे आएगा I माइनस ई माइनस डी अपॉन P1। बोलो बच्चों, अभी आप लोग करोगे ना, आप कैसे टाइम पास मत करो यहां पे बैठ के। हाँ, आई फॉर कितना है? आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट आपको लग रही है 2 लाख की और आपकी इनकम 1 लाख की। जल्दी करो, टाइम नहीं यार, डेल्टा एन बनाओ जल्दी से यार। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2 लाख की। आपकी कमाई कितनी है? 1 लाख की। आपको P1 तो मालूम ही है। बोलो आई कितना है? 2 लाख। आपकी कमाई कितनी है? 1 लाख। और आपका डिविडेंड कितना है? 0। और ये P1 110। तो 1 लाख अपॉन 110 909। अब इधर कितना आएगा? आपको पैसे कितने चाहिए? 2 लाख। इधर से 1 लाख। और डिविडेंड कितना है? सॉरी 50,000 डिविडेंड। कैसे निकाला आपने? सर बहुत इजी था आपसे। जो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 10,000। एक शेयर की प्रति कितनी डिविडेंड है? 5, यानी कि कितना हुआ? तो अब आपके इसमें 1.5 लाख रुपए आपको चाहिए। 1.5 लाख को डिवाइड करना पड़ेगा 105 से। 14। बोलो अब आंसर बोलो, सब लोग वैल्यू निकालो। वैल्यू कैसे निकालते हैं? बेटा तू बैठ, तू बैठा क्या कर रहा है? तू करना। नहीं ना बेटा, कुछ नहीं कर रहा तू, कर जल्दी से। तो मेरे पास ही देख रहा कब से? मत देख मेरे पास, कोई मेरे पास नहीं देखेगा, सिर्फ सॉल्व करो। मेरे पास क्या देख, मैं क्या करूंगा? चलो, n प्लस डेल्टा n मल्टीप्लाई करो P1 से। n करो प्लस कितना? n कितना था? 10,000 था ना, और 10,000 को प्लस करो उसको 9 से 9 से। 10,000 हो गया और 9 से 9 हो गया, यानी 10,909 शेयर्स हो गए। मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 110 से। और जो इन्वेस्टमेंट है वो माइनस कर दो, जो इनकम है उसको ऐड कर दो, डिवाइड बाय 1 प्लस के ही करो। करके देखो, करके देखो, हाथ चलाओ। जब तक हाथ नहीं चलेगा तब तक ग्रोथ नहीं आएगी। ऐसे आके सिर्फ बैठे से थोड़ी ना कुछ होगा भैया, परफॉर्मेंस दो। चलो 10 लाख रुपए दोनों साइड से 10 लाख। क्या प्रूव होता है इससे? कंपनी डिविडेंड दे या ना दे, कंपनी का वैल्यू विल रिमेन। बताएंगे आप मुझे कैसे निकाला आपने 10 लाख वाला कॉन्सेप्ट? बोलो जल्दी से। एक ही फॉर्मूला बता दो, n प्लस डेल्टा n मल्टीप्लाई करेंगे P1, जो आपने खर्चा किया माइनस कर दो जो इनकम की, और ये अगले साल है, इसको प्रेजेंट वैल्यू पे 1 प्लस के से डिवाइड कर दो। बस यही आपको दोनों इसमें करना है। ये डेल्टा n क्या होता है? नए शेयर्स है। तो कैलसी पे अगर लेके देखेंगे अपन, तो n कितना था? 10,000 था और 909 ही हो गया, तो क्या हुआ? 10,909 मल्टीप्लाइड बाय 110। इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी? 2 लाख। और कमाई कितने थे? 1 लाख। और ये अगले साल था, डिवाइड बाय 1.1, जो आएगा 10 लाख। और सभी लोग ये जानो कि ये जो 10 लाख आने वाला है, आपको पहले से ही पता होना चाहिए। क्वेश्चन में ऑलरेडी जो दिया होता है ना, कितने शेयर्स थे और मल्टीप्लाइड बाय कितनी प्राइस थी? 10,000 थे मल्टीप्लाइड बाय, तो कितना था ये? यानी कि इसका उत्तर जो आने वाला है वो क्वेश्चन पढ़ते समय आपको पता होना चाहिए उत्तर क्या आने वाला है। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना तो कर सकते हैं। इसका आंसर 10 लाख आया ना, हर क्वेश्चन में देखना कितने शेयर्स दिए हुए, एग्जिस्टिंग शेयर्स। कैसे टैली करना इसको? जो आपका n है
मल्टीप्लाइड बाय P0। यही आंसर आपका पॉइंट नंबर 3 का भी आता है। एन कितना है? 10,000। कितने का शेयर है? 100 रुपए का। तो कितना हो गया? 10 लाख। तो ये आंसर उतना है, पहले से ही पता होता है 10 लाख आने वाला है। अगर आप कुछ गलत बोलते तो मैं बोलता नहीं गलत बोल रहे हो, क्योंकि मुझे पहले से पता है, वो आपको भी पता होना चाहिए एग्जामिनेशन में किसका आंसर क्या आने वाला है, जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई। पर आपको तो स्टेप्स तो पूरा फॉलो करना ही पड़ेगा। आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते 10 लाख तो आने वाला ना, फिर क्यों करो, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ क्रॉस टैली के लिए। इज दैट ओके? ओके, अगला प्रश्न बताना बेटा कौन सा है? जल्दी से, टाइम नहीं मेरे पास, ये पूरा चैप्टर मुझे ऐसे उड़ाना। 8 6 नंबर क्या? 6 नंबर कौन सा है? 6 नंबर जानता हूं। 7 नंबर, 7 नंबर क्या है 8 नंबर में? फर्म। हाँ, एक आप जरा समरी नोट में जाके एक कॉन्सेप्ट है आपको मैं बताना चाहता हूं, जिसका नाम है फॉल्स टू और राइज बाय। एक चीज हमें लिखना है और वो आप लिखेंगे। यहां पे क्या लिखा है? राइजेस टू 8%। कंपनी का जो देखो, वो बोल रहे हैं कंपनी ने 2 रुपए का डिविडेंड पे कर दिया ऑलरेडी। एस्टिमेटेड ग्रोथ कितनी है? 5% की ग्रोथ है। आपको क्या करना है? ऐसा भी एस्टिमेट करना है कि ये 5% ग्रोथ राइजेस टू 8 है और 5% की ग्रोथ फॉल्स टू 3 है। यानी 5 का कितना बन गया? 8 भी बन सकता है और 5 का 3 भी। एंड फाइंड आउट द प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स गिवन दैट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि आर कितना है? क्या के ही है? नहीं नहीं नहीं, ये तो अपन क्वेश्चन देखो, जब ग्रोथ आता है ना तो गॉर्डन आता है। गॉर्डन में कोई जरूरत नहीं आर की, गॉर्डन में जरूरत होती है किसकी? के ई की। तो यहां पे लिखा है ना इक्विटी इन्वेस्टर, यानी कि ये के ई है। ये भले ही रिटर्न है, ये देख के धोखा नहीं लेने का। रिटर्न ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टर बोला है और रिटर्न ऑफ द कंपनी बोला। नहीं नहीं रुको, आपको मैं रिटर्न वर्ड के मतलब समझाता हूं। आप लोग आर को के और के को आर मत पहल देना वहां पे। इधर देखो, आपको एग्जामिनेशन में मैं थोड़ी ना रहूंगा आपके बाजू में। इधर देखो, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न ऑन द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इक्विटी इन्वेस्टर वो के ही है। वो इक्विटी है जो अभी कर रहे थे ना, वो के ही है। ये के ही नहीं, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी लगाती है। तो एक काम करो, 2 चीजें आपके जो समरी नोट्स आप बना रहे थे ना, वहां पे लिखेंगे। इधर देखो, 2 चीजें आपने ढूंढ के निकाली जो आपको एग्जामिनेशन के ठीक, और जो मैं लिखवा रहा हूं इसको बार बार पढ़ना, ताकि आप लोग ये जो इंपॉर्टेंट चीजों को मिस आउट नहीं करोगे। एग्जामिनेशन से सबसे पहले जरूरी होता है कि आप सारा सिलेबस कैसे कवर करते हो। ऐसे ही समरी नोट से कवर होगा। आप बोलेंगे पूरा सॉल्व कर लूंगा, नहीं हो सकता। मेरा पॉइंट कौन सा चल रहा है? यहां पे 11 हो गया था ना? हाँ 12। बोलो क्या है 12 नंबर पे मेरा चल रहा है? ये चल रहा है मेरा कि मुझे पता है कि केई मतलब कौन? रिटर्न ऑन क्या था वहां पे ना लिखा क्या है? रिटर्न, वो लाइन क्या बताओ? रिटर्न ऑन, रिटर्न रिटर्न ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टर ना, इसको बोलते हैं। और रिटर्न ऑन किसके ऊपर? ये होता है आर। ये कौन सा है? ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि मतलब क्या होता है? ये कंपनी कितना कमा सकती है, शेयर होल्डर कितना कमा सकते हैं। अब तुम अपनी लैंग्वेज में लिख लो, हिंदी मराठी उर्दू जो लिखना लिख। मेरे को हिंदी समझ में आता, मैंने लिख दिया। आप मराठी में कन्वर्ट कर लो उसको, नहीं तो इसका फोटो निकालो चैट जीपीटी में डालो, तो जिस लैंग्वेज में लिखना लिख लो। के यानी शेयर होल्डर कितना कमा सकते हैं, आर यानी कि कंपनी कितना कमा सकती है। कमाने का मतलब होता है अर्न कर सकती है। कमाई का मतलब होता है, मराठी में भी क्या बोलते हैं? कमाईच बोलते हैं। मराठी में कमाईच बोलते हैं ना रे। कितनी कमाई तुमची। ओके एवरीबॉडी, अब बताएंगे। और मैंने एक चीज बताई थी जो काम की थी यहां पे, और एक चीज मुझे लिखवाना थी। एक चीज होती है, अगर ऐसा लिखा होगा ग्रोथ 5%, ऐसा लिखा है, और ऐसा लिखा है राइजेस टू 8%, यानी कि मतलब क्या होगा? G इज इक्वल टू 8%। और ऐसा लिखा होगा राइजेस बाय 8%, तो फिर क्या होगा? G इज इक्वल टू 5% प्लस 8%।
इज दैट ओके? चलो ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, हमारे क्वेश्चन बैक टू बैक सॉल्व होंगे अभी। इज दैट क्लियर गाइस एवरीवन? ये यहां पे दो काम की चीजें मैंने लिखवा दी आपको। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, आगे देखते हैं, यहां पे सभी लोग बताएंगे। बेटा आवाज इधर से। पॉइंट नंबर 1 में लिखा ग्रोथ 5%। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या? D1 अपॉन के ई माइनस जी। D1 कितना है आपका? D1 है वो बोल रहे कि 5%। यार आपके लास्ट ईयर का डिविडेंड 2 था, लास्ट लिखा है लास्ट ईयर का ही था, यानी कि 2 था। अब ग्रोथ कितने की? 5%, तो कितना होगा? 2 पॉइंट। के ई कितना है? 15%। और जी कितना मान रहे? 5%। तो बोलो 2 अपॉन कितना करना पड़ेगा? 2.1 अपॉन, बोलो कितना आएगा सर? 20। देखो 21 है। सेकंड वाले का बताओ, सेकंड वाले का बोलो जल्दी से। 8% है तो क्या होगा? 2.16 अपॉन क्या करेंगे? के ई कितना है और जी कितना है? 8%, यानी कितना होगा आपका? 2.16 अपॉन 7%। आंसर बोलो। 30.85। एवरीबॉडी ओके? नेक्स्ट, गरम दूध के ऊपर क्वेश्चन एक कर लेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन बोलो भाई, 8 के बाद में 9। चलो गरम दूध का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी सभी लोग। ओनली 30 सेकंड, 30 सेकंड जल्दी से गरम दूध। हाँ चलो भाई, गर्मा गर्म गर्मा गर्म बोलो भाई। क्या है? अर्निंग पर शेयर कितनी? 30 है। फॉर्मूला बोलो भाई। MDE3। एम कितना है? 2। डी कितना है? अभी 30 रुपए का 60% पे आउट है, मतलब क्या हुआ इसका? 18। और ये 30 अपॉन 3, बोलो कितना होगा? 2। ये होगा 28। ये 56 नजर आ रहा है। डन है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कम ऑन। 10 नंबर सॉल्व करें वापस। गरम दूध 10 है क्या? छोड़ो, 10 नहीं करना। हाँ नेक्स्ट 11 करेंगे, लिटनेस करेंगे। सभी लोग लिटनेस का फॉर्मूला खुद लिखे, जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो मेरे साथ में, अभी क्या अभी लिखो। लिटनेस का फॉर्मूला लिखे D1 इज इक्वल टू D0 प्लस ईपीएस में से डिविडेंड पे आउट रेशियो को मल्टीप्लाई करो, माइनस D0 करो और इसको मल्टीप्लाई करो। जल्दी से करो, फाइंड आउट गाइस। D1 जल्दी से फाइंड आउट करो। D0 कितना है? लास्ट ईयर का था 9.8। ई कितना है? ई कितना है? 20। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? पे आउट रेशियो 60%, यानी कि हो गए 12 रुपए। माइनस कर देंगे 9.8 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से? 45%। बोलो भाई, ये 9.8 तो रहेगा ही रहेगा, और ये 12 में से 9.8 गए, ये है 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 45%। बोलो आंसर। 10.79 इज द आंसर गाइस। चलो नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। 14 पे आ जाओ जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन बचे होंगे बस अभी। चलो ये 1-4 ना? हाँ 1-4 करना है आपको, निकालना है ये डिविडेंड पे आउट रेशियो 40%। कंपनी अलाउस ट्रेडिशनल अप्रोच टू, ट्रेडिशनल अप्रोच यानी कौन सा अप्रोच है? ये गरम दूध का अप्रोच है टू पॉलिसी विद द मल्टीप्लायर 9। आपको निकालना है पी रेशियो। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था इसलिए मार के, वैसे तो गरम दूध अपना हो चुका है, पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा हटके कर लेंगे। बोलते पी रेशियो निकालो। अब पहले तो आप क्या करना पड़ेगा? आपको गरम दूध का P0 निकालना पड़ेगा, यानी पी निकालना है। बोलो M ब्रैकेट में DE अपॉन 3। M बोलो 9। D कितना है? 40% है, 40 यानी कि 0.4 E हो जाएगा। याद करो, हमारा यही लिखा था हमने कल। ईपीएस कितना है जो भी होगा उसका 0.40 जो है वो आपका पे आउट, यानी कि 0.4 E आ जाएगा इज इक्वल टू D। और E कितना है? E मतलब E रहेगा और 3 मतलब 3 रहेगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहां पे आएगा P, तो बोलो ये कितना आएगा? 9। ये कितना हो रहा है? 1.2 E प्लस E, और ये क्या करना पड़ेगा? अपॉन
3 बराबर है, बोलो भाई, आप बोलो नेक्स्ट क्या होगा। ये 3 इधर से 3 कटेगा तो ये कितना होगा 2.2e, तो ये 6.6e हो जाएगा और इधर आएगा PP, बोलो क्या होगा P अपॉन E इज इक्वल टू 6.6। कुछ लोग सिर्फ देखने का काम करेंगे मेरी हैंडराइटिंग अच्छी कि नहीं, ये मत करो। मेरी हैंडराइटिंग जैसी हो तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को सॉल्व करना है, तुम देखो मत टुकर टुकर मेरे पास, ये आपको सॉल्व करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले 16 एक ही क्वेश्चन में आपको 2 बैक टू बैक चिपक के, इसी क्वेश्चन से वॉल्टर, इसी क्वेश्चन से गॉर्डन, करो जल्दी से, जरा भाई जल्दी से निकालो इसको। क्या क्या है टोटल अर्निंग कितनी है 40 लाख रुपए, और शेयर्स कितना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कितना हो गए, कितना है ये, अरे ईपीएस 10 है, पूरा आपका पैसा कितना लगा है, टोटल इक्विटी की वैल्यू कितनी है, चार करोड़ की है क्या, चार करोड़ का इक्विटी है, ओके। और उसके ऊपर आपकी अर्निंग कितनी है, कोई मतलब नहीं इसको निकाल के, डायरेक्ट ईपीएस निकालता हूं। बोलो अच्छा ईपीएस कितना होगा, ये होगा 10। आपको डिविडेंड कितना है भाई 4, के कितना है 16, आर कितना है 20। अब रिटेंशन रेशियो कितना है भाई, यानी कि बी मतलब आपका 60% है, तो अब जी बताओ कितना होगा, बी मल्टीप्लाइड बाय आर होगा, ये होगा 12%। आप सिर्फ देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, मत देखो मैं क्या कर रहा हूं, मत देखो, मैं तो आपको खुद से हाथ चलाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनो, अपने हाथ चलाओ। बोलो बच्चों गॉर्डन का फॉर्मूला बोलेंगे, गॉर्डन D1 अपॉन के ई माइनस जी, डी कितना है, अब ये मान लो इसी 4 के अंदर और ग्रोथ भी शामिल है, तो 4 अपॉन के ई कितना करेंगे 16%, माइनस कितना करूं, जी कितना है जी 12%, तो 4 अपॉन 4%। तो आपका किसके हिसाब से, गॉर्डन के हिसाब से आपका आंसर आ रहा है 100, बराबर है 100, कहा है देख लो भाई ये 100 आ गया। अब वॉल्टर करो जल्दी से, ये आपका फॉर्मूला में डाल दो उसको, बोलो फॉर्मूला में क्या है, सबसे पहले डी आता है, डी कितना है 4 प्लस ई मतलब कितना माइनस, आंसर बोलो 70। ये ऐसा क्वेश्चन हमने किया जहां पे एक ही क्वेश्चन में गॉर्डन भी करते हैं और वॉल्टर भी करते हैं, दोनों भी हमने देख लिया। वॉज इट डिफिकल्ट, क्या कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है, एग्जामिनेशन से पहले दिन इतना ही करना है और कुछ नहीं, सब कुछ बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 करना है, चलो ठीक है। आज हम लोग पहली बार ही यहां पे देख रहे हैं कि व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, बोल रहे करंट मार्केट प्राइस कितनी होना चाहिए और व्हाट शुड बी द मार्केट प्राइस एट ऑप्टिमल। चलो ठीक है, आपको P0 निकालना है एट द करंट और P0 निकालना है एट ऑप्टिमम, यानी कि आपको 2 वॉल्टर निकालना है, एक वॉल्टर जो एक्चुअल डिविडेंड, एक वॉल्टर जो ऑप्टिमम। तो बोलो एक्चुअल में क्या आएगा, ई बोलो कितना है, अरे 10 लाख रुपए में से 2 लाख डिवाइड करो कितना होगा, ई आपका 5 रुपए है, 10 लाख रुपए कमाए 2 लाख शेयर से, तो 5 रुपए हो गया। डी बोलो कितना है, 6 लाख रुपए कमाए 2 लाख शेयर्स के लिए, यानी कि 3 रुपए, 6 लाख डिविडेंड डिवाइड बाय 2 लाख यानी 3 रुपए का डिविडेंड। आपको बोलो ये कितना है, पी रेशो, पी कितना है 10, तो के बोलो कितना होगा 1 अपॉन पीई, यानी कितना होगा 10%। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, बोलो क्या फॉर्मूला है, पीई मतलब 1 अपॉन के एंड के मतलब 1 अपॉन, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं लिखवा लूंगा आपसे। ओके, आर कितना है बोलो 20%, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, वॉल्टर का फॉर्मूला यूज करो। वॉल्टर में क्या बोला है, डी, डी कितना है 3, 3 में से ई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 20% अपॉन क्या करेंगे, और अपॉन क्या कर देंगे 70। ये कब आएगा, एक्चुअल डिविडेंड से। अब बताओ डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, आपका के कितना है 10% और कंपनी कमाने की क्षमता 20% है, तो कंपनी ज्यादा कमा रही है, कंपनी ज्यादा कमा रही है तो कंपनी डिविडेंड 0 देंगी, तो डिविडेंड 0 यानी कि आप क्या करूंगा P0 आपको किसके ऊपर, ऑप्टिमम पे, ऑप्टिमम पे। कंपनी कितना कमा रही है, अरे कंपनी कितना कमा रही है 20, तो कंपनी अब बोलेगी तुम तो 10 रुपए कमाते हो, मैं तो 20 कमाता हूं,
तो मैं तुमको 0 दूंगी, तो 0 डिविडेंड पे काम करना पड़ेगा। बोलो बच्चों, 0 ई कितना है, -0 मल्टीप्लाइड बाय अपॉन और अपॉन, आंसर बोलो। हेंज रिस्क प्रूव्ड कि हमेशा ऑप्टिमम डिविडेंड पे आपका वैल्यूएशन ज्यादा आता है। देखो यहां पे भी वही होगा, 70 किया उन्होंने और 100 कर दिया। एक जो आपने समरी नोट्स में एक पॉइंट हमारे लिए काम का है, जल्दी से लिखेंगे। चलो ठीक है, अभी आप करते हैं सॉल्व, ये करेंगे बेटा, अभी थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान दो। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू देम। ओके, आ जाओ, हम लोग अभी एक चीज लगेंगे 14 नंबर पे, और उसका नाम है KE इज इक्वल टू 1 अपॉन PE और PE इज इक्वल टू 1 अपॉन K। ये आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, ये 14 नंबर पे आपका काम की चीज आएगी। जो भी इंपॉर्टेंट बी चीज होती है हम लोग यहां पे लिख देते हैं उसको। एक काम की चीज और भी लिखना, अगर डिविडेंड पे आउट अगर 20% है तो बताएंगे दोस्तों बैलेंस या फिर रिटेंशन रेशियो कितना होगा। कैसे निकालते हैं उसको, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो 1 माइनस 20 यानी कि हो जाएगा 0.8। तो फॉर्मूला क्या हुआ, रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस DPR। और अगर मैं बोलूंगा डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस यानी कि अगर आपका रिटेंशन रेशियो 0.8 है तो पे आउट रेशियो 0.2 हो जाएगा। फॉर्मूला देख लो, मैंने 2 फॉर्मूले आपको नए लिख के दिए। ये फॉर्मूला समझ गया, बोलो डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, और रिटेंशन रेशियो मतलब क्या, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब पे आउट 60 है तो क्या होगा, 1 माइनस 60 तो क्या होगा 0.4, 0.4 आपका रिटेंशन, और 0.4 रिटेंशन तो क्या होगा 1 माइनस 0.4 है नहीं 0.6 आपका पे आउट रेशियो। तो पे आउट क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, डिविडेंड पे आउट रेशियो प्लस रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू 1। क्या मैं ये भी लिख सकता हूं, लिख दीजिएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो प्लस रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू 1। ओके नेक्स्ट गाइस, बोलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। 21, कितने क्वेश्चन बाकी अभी, लास्ट 3 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चन हमने कर लिए, लास्ट 3 क्वेश्चन चैप्टर इज ओवर गाइस। ओके कॉन्सेंट्रेट नाउ। 21 चलो जल्दी से, 21 ये वही क्वेश्चन जो इंट्रिंसिक वैल्यू क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमने किया। अरे बोलो भाई, ये वही क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूं। आपको कहता है 2185 और प्रेजेंट वैल्यू कितने 140। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं क्या है, एक क्वेश्चन को सब लोग देखे ध्यान से, ये इंट्रिंसिक वैल्यू का क्वेश्चन है आपके सामने आया हुआ। बताओ ये क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में समरी में लिखवा दिया था। बोलो क्वेश्चन क्या हो रहा है, आपका D0 कितना है 140 है, कंपनी की P0 प्राइस कितनी 2185 है, और बोल रहा है कंपनी का G फॉर कितने साल के लिए, फॉर 4 इयर्स कितना है 12%, और बाद का G कितना है, और कुछ जानकारी इसमें, के कितना है, के कितना के। अब जरा देखो, हर क्वेश्चन में हमारे पास में एक ही जी होता है, इस क्वेश्चन में एक नहीं 2 जी है। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, आपको फाइंड आउट करना पड़ता है इंट्रिंसिक वैल्यू। बताओ इंट्रिंसिक वैल्यू क्या करना चाहिए, हम लोग का जो फॉर्मूला ये जो बना है ना, ये फॉर्मूला D1 अपॉन KE माइनस G है, ये बना है परपेचुअल ग्रोथ के लिए, जहां पे ग्रोथ पूरे थ्रू आउट द लाइफ कांस्टेंट होती है। यहां पे कांस्टेंट नहीं, यहां पे पहले 4 साल की अलग है और बाद में अलग है। तो बताओ ये फॉर्मूला कब काम का है, आपकी जब कंपनी का हम लोग P5 करेंगे, तो P5 के लिए काम का है, तो P5 के लिए हो जाएगा D4। नहीं मैं गलत बोल रहा हूं, यहां पे P4 ये आएगा P5, तो आपका P4 के लिए D5 काम का आएगा। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जरूरी है, अगर आप ये पूरा क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड करें, एक
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कितने साल के लिए, D1, D2, D3, D4, और आएगी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, P4 निकालना पड़ेगा फॉर किसके लिए, बराबर है, और इन दोनों की वैल्यू को आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ ये क्या करना पड़ेगा, यहां पे पहले 4 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो क्या करना पड़ेगा, ईयर, CFAT। अभी स्टार्टिंग में भी एक क्वेश्चन बताया था, फिर भी आप बोल नहीं रहे हो। अरे अभी तो क्या ना, स्टार्टिंग में मैंने 140 का करो, 140 का प्लस करो, 1 2 3 4, हाँ फर्स्ट का बोलो 140 प्लस 140 प्लस बोलो कितना परसेंट है, पहले 12% का ग्रोथ है, 140 प्लस 12% बोलो 156.8, हाँ 175, ये आपके 4 साल के लिए, और अगले साल का बोलो इसके बाद वाला D5। अभी ये जो आ रहा है आपका P5 बोलो, D5 अपॉन KE माइनस G, D5 बोलो, सॉरी 6 पॉइंट, और KE कितना है, और आपकी ग्रोथ कितनी है, ये आंसर बोलो कितना आ रहा है, सॉरी पॉइंट, आंसर बोलो 17, ठीक है, ओके डन। ये जो वैल्यूएशन है, अगर आप ये 5वें साल मान रहे हो, तो ये जो आएगा ये P4 आएगा। हम लोग को शेयर कब लेना है, आज लेना है, तो ये वैल्यू को भी हमें प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, पर ये P4 से आपके D5, D6, D7, DN आपकी ग्रोथ कांस्टेंट है, तो इसलिए ये फॉर्मूला उसके बाद चलेगा। यहां पे ये फॉर्मूला नहीं चल सकता, बिकॉज इसके 4 साल के बाद में ये कांस्टेंट नहीं है, इसके बाद में परपेचुअली जो G है वो कांस्टेंट है, इसलिए ये फॉर्मूला D5 के बाद ही वर्क करेगा, उसके पहले नहीं करेगा। तो आपकी D4 की वैल्यूएशन इतनी आ गई। अब इनको बोलो कितना करे, 0.847 पॉइंट, जो भी आएगा आप मुझे डायरेक्ट इसकी प्रेजेंट वैल्यू बोलो। अब एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, यहीं पे खड़े कर देते हैं। अब ये जो आया डेटा P4 का है, तो मुझे ये P4 के अंदर इसको घुसेड़ दो, क्योंकि मुझे सबको 0 पे ही लाना है, तो इसको भी मैं 515 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये जो वैल्यूएशन आएगी वो है मेरा प्रेजेंट वैल्यू, और उसी पे शेयर्स मैंने खरीदना चाहिए। बोलो कितना आ रहा है टोटल, 1। आप मुझे बताइए, ये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। आप बताओ आपने क्या किया क्वेश्चन में, ये 1 2 3 4 को भी 0 पे लाया, और इनको पहले, इसको पहले P4 पे लाया, और P4 से बाद में P0 पे लाया। इसका भी तो वही निकाला ना, ये सब ये जो 4 साल की प्रेजेंट वैल्यू मतलब ही कंपनी की प्रेजेंट वैल्यू निकली। हाँ, तो ये सब डिविडेंड 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 है, तो डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू तो उसकी शेयर की प्रेजेंट वैल्यू होती है। प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट जो फ्यूचर में डिविडेंड आने वाले सारे डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू ही कंपनी की आज की वैल्यू होती है। तो क्या करना चाहिए बेटा, ए अपॉन आर, यानी कि फ्यूचर के आने वाले डिविडेंड को प्रेजेंट वैल्यू बनाना है, यही फॉर्मूला है। तो फ्यूचर के आने वाले डिविडेंड को हमें प्रेजेंट वैल्यू बनाना है। ये फ्यूचर के आए डिविडेंड 4 साल के, पहले 4 साल के डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू लाया मैंने, तो यहां तक पहले 4 साल का प्रेजेंट वैल्यू आ गया, उनको ऐड करूंगा। अगर कंपनी 4 साल तक रहती, सिर्फ 4 साल तक ही रहती, तो ये
ये 2 3 4 चारों को ऐड करता मैं उतने पैसे देता, पर जो कंपनी फ्यूचर में आ रही है तो कंपनी का ये भी तो ऐड हो, फ्यूचर के डिविडेंड का भी तो प्रेजेंट वैल्यू लाना पड़ेगा। तो ये पी पैसा है, फिर ये पैसा है 4th ईयर में, तो उसको भी 4th ईयर में डाला, फिर इनका पूरा मिला के 1408 में आया, और कंपनी का शेयर प्राइस कितने में आज 2185 में है, तो इसलिए कंपनी ओवर प्राइस हो गई। तो कंपनी का शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए 1408, और कंपनी बिक्री कितने में 21, इसलिए कंपनी का ये ओवर प्राइस माना जाएगा, ओवर वैल्यूड है। याद रखो कंपनी का आज का प्राइस हम लोग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डिविडेंड के ऊपर। चैप्टर का नाम है डिविडेंड पॉलिसी है, तो फ्यूचर के सारे डिविडेंड को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना, यही तो शेयर का प्राइस है। नथिंग मट जस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अपकमिंग डिविडेंड्स। वो निकालना बहुत आसान हो जाता है जब डिविडेंड का रेट, जो ग्रोथ का रेट कांस्टेंट होता है। जब ऐसा दो होता है तो हम लोग को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। बोलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, और उसके बाद में और कौन सा है? बस 22 और 23 2 ही क्वेश्चन करना, बस बेस्ट। ओके आ जाओ बेटा जल्दी से। 22 and 23 everybody please concentrate, we are around 22, last 2 questions then this chapter is over guys। टोटल अर्निंग कितनी बताओ भाई? 2 लाख। और एक ये कंपनी के शेयर्स कितने हैं? अब 20,000 शेयर से और 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितनी शेयर्स की वैल्यू जाएगी? इक्विटी की वैल्यू 20 लाख है, और कंपनी ने अर्न कितना किया, तो आर कितना हो गया? बोलो भाई सही है कि नहीं? 20 लाख रुपए कंपनी के शेयर है, 2 लाख रुपए की कमाई है, तो आर तो 10% हो गया, क्योंकि आर क्वेश्चन में दिया नहीं है, क्योंकि आपको निकालना है वॉल्टर, और वॉल्टर के लिए आर चाहिए। आर हमने ढूंढ के निकाला, यही इस क्वेश्चन का, इसलिए आपके लिए एक नया फॉर्मूला प्राप्त हो। बताओ आर कैसे निकालते? आर इज इक्वल टू कंपनी की टोटल अर्निंग और इक्विटी की, यह आपको लिखवाऊंगा मैं 2 मिनट पहले, क्वेश्चन खत्म हो जाने दो। और बताओ ये पी मतलब कितना है? 12.5, तो बताओ के कितना होगा? 1 डिवाइड बाय 12.5, यानी कि हो जाएगा 8% आपकी इक्विटी हो जाएगी। और डिविडेंड पेड 1.5 लाख है, 1.5 लाख वो भी 20 लोगों को, 20,000 लोगों को, तो डी कितना हो जाएगा? 7.5। तो आंसर बोलेंगे दोस्तों, वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग ऑप्टिमल डिविडेंड। बोलो कंपनी ऑप्टिमल डिविडेंड फॉलो कर रही है। कंपनी खुद कितना कमाती है? 10%, और देती कितना है? शेयर होल्डर्स कमाते 12.5, शेयर होल्डर्स कमाते 8, और हम कमाते 10, तो डिविडेंड कितना होना चाहिए? तो ऑप्टिमल डिविडेंड होना चाहिए 0, पर कंपनी कितना दे रहा है? तो पहले का आंसर क्या है? कंपनी ऑप्टिमल फॉलो नहीं कर रही है। कंप्यूट पी रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। उनका बोलना है कि आप ऐसा कुछ बताओ जिसकी वजह से कंपनी के शेयर्स, मतलब डिविडेंड दो चाहे नो दो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं होगा। वो तभी होगा ना जब दोनों आर और के सेम होगा। तो आर कितना है और के भी कितना होना चाहिए? तो जब R इज इक्वल टू 10% होगा और K इज इक्वल टू 10% होगा, तब जाके कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा मैं तुमको दूं या अपने पास रखो। पर K को 10% लाने के लिए आपका P रेशो कितना होना चाहिए? 1/10, यानी कि 10 होना चाहिए। तो ये बोल रहा है एट व्हाट रेशो, यानी कि उसका आंसर आएगा 10, बराबर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विल योर डिसीजन विल बी चेंज द P इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5। तो मतलब P अगर 8 होगा तो K कितना होगा? 1/8, यानी कितना होगा? 12.5। क्या होगा? क्या है 12.5? तो 12.5% हो जाएगा। और आपका एक्चुअल में आर कितना है? तो इसका मतलब हमारा डिसीजन चेंज हो जाएगा। उस केस में हमने क्या करेंगे? 100% क्या देंगे? बस आंसर चेंज हो जाएगा। 22 क्वेश्चन और। पर एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको एक चीज लिखवाना है, लिखो जल्दी से। हिडन आर आपने ढूंढ के निकाला। लिखो जल्दी, क्या लिखा आपने? बोलो। आर कैसे निकाला आपने? आर इज इक्वल टू कंपनी की इक्विटी की वैल्यू है, और यहां पे कंपनी की टोटल अर्निंग है। मान लो अर्निंग है आपकी 20 लाख और कंपनी नहीं, अर्निंग है आपकी 2 लाख रुपए और ये थी 20 लाख, तो क्या हो गए? और पता है क्या? ये भी लिख लो, when decision will not have any impact on market value of the shares, यानी कि उसके P0 के ऊपर कोई वैल्यू इंपैक्ट नहीं होगा जब when K is equal to R।
बोलो भाई नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन बोलो। बोलो। ये हो गया 17 नंबर आपका, राइट। और लास्ट क्वेश्चन है कौन सा? 23। बस 23 करेंगे और खत्म करेंगे, ओके। ये चैप्टर आपका फिर पूरी तरह से ऐसा खत्म हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ खत्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, एक बार देखो रे क्या लिखा है। कंपनी 1460 में शेयर्स बेचती थी और लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ कितना है? ये बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें दिमाग लगता है बहुत, ठीक है ना। बोलते आपकी ग्रोथ रेट कितनी? 7.5%। तो बोलो जी कितना है? 7.5% का है। और आपका P0 कितना है? 1460 है। और R इज एक्सपेक्टेड टू गिव डिविडेंड कितना है? D कितना है? 20 है, ठीक है ना। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न एन इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न अज्यूमिंग दैट डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो। बोलते हैं आपको ढूंढना क्या है इसमें? के ही ढूंढना है, तो बस के ढूंढ लो, और क्या है, वॉल्टर का फॉर्मूला लगा दो। बोलो बच्चों, इसका आंसर तो बहुत इजी है, ये आंसर हो ही गया, मतलब बोलो क्या है आंसर? क्या है? P0। और आपको क्या निकालना है? D कितना है? 20। E कितना है? एक मिनट, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे निकालना है गॉर्डन, ओके बराबर है, हाँ। बोलो D1 कितना है? अब क्या 20 का क्या है? 20 कौन सा लास्ट है क्या करंट ईयर का? एक्सपेक्टेड पे है ना, तो ये बराबर 20। के कितना है मालूम नहीं है, जी कितना है, और इनको मिलाकर वैल्यूएशन कितनी आ रही है? तो ये आपको सॉल्व करने से जो के आएगा वही के इसका आंसर है। दैट इज वो कितना आया कि आपका 8.86 आपका जो आया है वो आपका पहले का आंसर है। ये आंसर अभी तक ओके है। अब जरा आगे बढ़ लो, बस इतना ही क्वेश्चन है और हमारा ये चैप्टर भी खत्म होगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द आरटी लिमिटेड विल अर्न अबाउट 10%, यानी कि बोल रहे हैं अब आर कितना है आपका? आर 10% है ऑन रिटेन अर्निंग एंड शॉल रिटेन 60% ऑफ द रिटेन अर्निंग। अब क्या है, बोलता है कि आपका जो रिटेन अर्निंग है, क्या बोलते हैं रिटेन अर्निंग, आपको ईपीएस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? पॉइंट, और रिटेंशन रेशियो कितना है? 60% है ना, बराबर बोल रहा हूं मैं। इन दिस केस स्टेट वेदर देयर वुड बी एनी चेंज इन द ग्रोथ रेट। आप पहली बात तो ग्रोथ रेट चेंज होगा कि नहीं होगा? एनी चेंज इन ग्रोथ रेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग चीज है, ग्रोथ रेट चेंज होगा ना। ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है बताओ? बी मल्टीप्लाइड बाय, पहले 7.5% का ग्रोथ रेट था, अभी क्या हुआ आपका? बैलेंस चेंज हो गया। बैलेंस कितना है? 0.6 मल्टीप्लाई कर 10, तो आपका पहले कितना था, अभी कितना हुआ? तो यानी कि आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म, ये वाला क्वेश्चन भी खत्म, इसका ये पार्ट भी खत्म। अब आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, यानी के ही निकालना है। अब के ही निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं कि अगर अपना फॉर्मूला क्या है? D1 अपॉन के ई माइनस जी। अब अपने को डी मालूम नहीं और के भी नहीं मालूम, पर अपने को ये मालूम है कि नया रेट कितना है, कितना है वो? 1460 है। तो हमें ये अजम्पशन दे रहे कि ये जो पुराना रेट है वही वापस भी हो गया, और हमारा डी देखो ये वही मान रहे, ये अजम्पशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। जो रोमन 1 का पॉइंट 14, देखो यहाँ पे सुनो एक बात, जो आपका 1460 वो रोमन 2 के लिए भी तो एप्लीकेबल है। अगर रोमन 1 को एप्लीकेबल तो रोमन 2 के, क्वेश्चन तो एक ही चल रहा है, मेन बॉडी एक ही है, तो 1460। अब मुझे इसमें से क्या मालूम है क्या नहीं? जी कितना है आपका, और D1 कितना है मालूम नहीं है, और के कितना है वो भी मालूम है, के तो पूछा है। अब क्या है, D1 निकालने के लिए आपको ईपीएस निकालना जरूरी है, और ईपीएस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि मैं यहां पे लिखता हूं ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय किसको? डिविडेंड पे आउट रेशियो, वो कितना है? 0.4, के माइनस 6% है, और ये 1460। अब आंसर के बहुत नजदीक है हम लोग। अब मुझे सिर्फ ईपीएस ढूंढ के बता दो। अब इस क्वेश्चन में ईपीएस ढूंढने के लिए आपको पुराने क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। अब ईपीएस कैसे निकालना बताओ? इसका जो था ना, यहाँ पे 20 रुपीज था, और कंपनी का जो था ये 7.5%, और क्या लिखा था? आर अपना 10% का है। तो आपको पता है क्या हुआ, यानी कि आर 10% है और आपका ग्रोथ कितना है? 7.5% है। तो G इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय आर रहता है, और ये 10% मल्टीप्लाइड बाय कितना करूं मैं? तो B कितना हो जाएगा फिर? 0.75 बैलेंस हो जाएगा आपका। अब 0.75% बैलेंस है,
तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको आर से, तो आपको मिलेगा जी। अब ये पॉइंट से डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 0.25, और वो 0.25 इज इक्वल टू 20 रुपए है, बिकॉज डिविडेंड की वैल्यू 20 रुपए है। बहुत किचकट है ये, नहीं समझा छोड़ दो, आपके आपसे बस में नहीं होता, अभी कोई कुछ नहीं कर सकता। पूरे चैप्टर में ये हौला टाइप है, अभी वो कुछ तो बोल रहा है, उससे निकालना पड़ रहा है। जिसको समझ रहा है उसको समझ आ रहा है, और जिसको नहीं समझा 2-3 बार सॉल्व करके देख लो, मुझे तो आ रहा है। अब क्या है ना, 20 रुपए दे रहे और डिविडेंड पे आउट रेशियो 0.25 है। अब 25 पैसा इज इक्वल टू 20 रुपए है, तो ईपीएस कितना होगा? ईपीएस इज इक्वल टू 80 होगा, 80। अब वही तो चाहिए था मुझे। अब ये 80 में यहां पे घुसेर दूंगा, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 0.4 यानी कि ये 32 हो जाएगा, और के माइनस 6%, और ये अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो भी आएगा अभी आंसर आएगा। ये आप लिख दो द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर 23rd। मतलब इसमें कुछ है नहीं है, कुछ तो जबरदस्ती इसको डिफिकल्ट बनाने का सोचा था उसने, बना